जो डॉक्टर मित्र हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो कुछ और लोग हैं जो कि कोविड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उनके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके वो जवाब चाहते हैं, उन सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। दोस्तों हम जो है वो कोविड का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस सेशन के अंदर जो है जो प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि अगर हमारे को कोई प्रश्न पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो वो हम चैट बॉक्स के अंदर लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो मुझसे ये सवाल करेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं उसका जवाब देने की। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखें कि आजकल हमारे देश के अंदर कोविड की जो ये वेव चल रही है, लहर चल रही है, ये क्या है और कैसे चल रही है? और इसका क्या संभवतः हो सकता है आगे किस तरह से जो है ये अनफ़ोल्ड होगी, किस तरह से बढ़ेगी? तो ये कोविड का एक लहर आया था, जो सेकंड वेव जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक करीब-करीब जो है वो आप समझ जाइए कि जनवरी, फरवरी से जो है वो ऐसे इंडिकेशंस आने लग गए थे कि कहीं न कहीं जो है वो कोविड की एक दूसरी तेज़ लहर आ सकती है क्योंकि बाकी कुछ देशों के अंदर जो है वो कोविड की लहर तेज़ आ रही थी और ये संभव था कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो कोविड की लहर आ सकती है। कहीं न कहीं हमारे देश में वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था और काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेट हो रहे थे और बहुत सारे आगे प्रोग्राम्स थे, तो ये ऐसा लग रहा था शायद हमारे देश में नहीं आएगी क्योंकि जो फर्स्ट वेव भी कोविड की आई थी, उसमें हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे से लोगों ने जो है इसको लिया था और इनिशियल लॉकडाउन होने की वजह से जो है इसकी स्प्रेड काफ़ी हद तक जो है वो रुक गई थी। तो मगर अनफॉर्च्यूनेटली जो है किसी कारणवश जो है इस बार जो ये सेकंड वेव आई है इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, काफ़ी लोगों को जो है वो पीड़ित किया है और अपनी चपेट में ले लिया है। और जितना हम इसके बारे में जानेंगे, जितना हम अपने मन से इसका भय दूर करेंगे, जितना हम इसको सही करने के सही तरीकों को जानेंगे और साथ-साथ ये जानेंगे कि किस तरह से हम अच्छे सुझाव देके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को सही सुझाव देके हम उनको जो है वो इससे बीमार या बहुत ज़्यादा बीमार होने से रोक सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोविड के अंदर 80 से 90% लोग बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी ज़्यादा बीमार हुए जो है वो ठीक हो जाते हैं। मगर जब ऐसे लोगों को पता चलता है कि उनको कोविड हो गया था, तो वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि कोई प्राणायाम ट्राई करता है, कोई गर्म पानी के गरारे, कोई अदरक की चाय, कोई तुलसी का पानी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोग जो है वो ट्राई करते हैं। स्पेशली आयुर्वेदा से, होम्योपैथी से, एलोपैथी से और योगा से लेके बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जाती हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, मगर क्योंकि मेरी पढ़ाई इसके अंदर नहीं है तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मगर हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो चीज़ एस्टेब्लिश्ड, प्रूवन बेनिफिशियल्स हैं, यानी कि जो चीज़ों से ये साबित हो चुका है कि इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है हमारे मन के अंदर जो हमारे को वहम है जिस चीज़ का या हमारे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में इसका कोई भ्रम दूर करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चर्चा करने का जो है वो प्रक्रिया यही रहेगी कि आप अपना जो भी प्रश्न है उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपके प्रश्नों को मैं एक-एक करके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और हमारा मकसद क्लियर यही रहेगा कि हम लोग उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें, जिन लोगों को शायद डॉक्टरी सुविधा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिन लोगों के मन में डर है, वहम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ अभी कि जो डर से अपने घरों के अंदर बैठे हैं और वो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे, किसी और की सलाह नहीं लेते क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि हमें कोविड है। तो इसके भय से, इसके डर से लोग जो हैं, जो ये कदम उठा रहे हैं, कहीं न कहीं उनको हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो लोग आगे बढ़ के और इसका थोड़ा-सा इसके बारे में जानें, अपने मन के अंदर का डर दूर करें, इसका प्रॉपर इलाज लेने से, इसका शुरुआती समय में इलाज लेने से 90% लोग जो है वो बिल्कुल बीमारी से मुक्त हो जाएँगे और उनको कोई भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10% लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको हो सकता है अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े और ऐसे लोग भी हम ये देख रहे हैं कि अब पूरी मात्रा में बहुत अच्छी मात्रा में लोग जो है
वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हर अस्पताल के अंदर अब हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को दिल्ली या दिल्ली के आस-पास किसी शहर के अंदर कोई भी दिक्कत है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको पूरी तरह सहायता पहुँचाने की, चाहे वो घर के अंदर की मदद हो, चाहे वो दवाइयों की जानकारी हो, या कोई अस्पताल के अंदर उनको वैकेंसी या बेड नहीं मिल रहा हो, या आईसीयू बेड की दिक्कत हो, तो इन सब के लिए जो है एक प्रक्रिया तैयार है, जो कि दिल्ली की जो है वो लोकल असेंबली में और नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली जो बहाइस की है, उन्होंने एक बहुत बड़ी तरह से एक मुहिम चलाई है, जिसमें काफ़ी लोगों को मदद पहुँचाने की एक प्रोसेस तैयार किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, म बहाई फ़ेथ की तरफ से। तो दोस्तों, इसको हम लोग जो है वो ये लेके चलते हैं कि जो कोविड की बीमारी है, इसमें शुरुआती सिम्पटम्स क्या होते हैं और शुरुआती गलतियाँ क्या होती हैं? क्योंकि अगर शुरुआत में हम गलतियाँ नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ये संभव है कि हम इसका इलाज शुरू से अगर अच्छा लेंगे, तो बीमारी हमारी बढ़ेगी नहीं और बीमारी हमारी बहुत ही हल्की रहेगी, कम रहेगी और पूरी तरह जो है वो हम स्वस्थ हो जाएँगे जल्दी। तो अ, पिछले साल जब कोविड आया था, उसके अंदर हमने देखा था कि शुरुआती बुखार और उसके बाद 7-8 दिन के बाद जो है थोड़ी-सी खाँसी डेवलप हो जाती थी। इस बार जो कोविड आया है, ये दूसरे लहर के अंदर कोविड आया है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआती हल्का बुखार 2-3 दिन का, या शुरुआती लूज़ मोशन यानी कि दस्त का लगना, या शुरुआती सर दर्द होना, हेडेक, या शुरुआती में हल्की सांस की कुछ दिक्कत होना। तो इस तरह के सिम्पटम्स के साथ जो है वो लोग अक्सर आ रहे हैं। हल्का सा बुखार, कहते हैं 99 के आसपास का बुखार मेरे को 1 दिन का आया था। हल्की-फुल्की खाँसी हुई थी या खाँसी नहीं हुई थी। हाँ, हो सकता है कि एक आधा लूज़ मोशन हुआ या 2-3 घंटे के लिए 3-4 लूज़ मोशन हुए और उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही। ऐसे अगर कोई सिम्पटम्स हों, तो उसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि हाँ, शायद मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने का ये बुखार होगा, या जो है वो कल मैंने शायद ठंडा कुछ खा लिया था, या मैंने दही ज़्यादा ले लिया था, या किसी न किसी चीज़ के ऊपर इसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। इसका दोष किसी न किसी ऐसी चीज़ के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि कल आपने क्या चीज़ रेगुलर रूटीन से हट के करी थी, अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या से हट के करी थी। मगर दोस्तों, जब हम पैंडेमिक के अंदर हैं, हम ऐसे समय के अंदर हैं जहाँ पे बिना किसी कारण के, बिना घर से बाहर गए लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम ऐसी पैंडेमिक स्थिति के अंदर हैं, तो सबसे सही हमारा यही एक तरीका होगा सोचने का कि अगर हमारे को कोई भी सिम्पटम जो कि कोविड से रिलेटेड आ रहा है, जैसे कि सर दर्द, जुकाम का होना, गले में दर्द होना, गले की खराश होना, या सिर्फ आवाज़ का बदलना, या हल्का बुखार होना, या पेट में दर्द होना, लूज़ मोशन होना, पसीना आना, ज़्यादा पसीना आना, बदन बदन दर्द होना, या ऐसा लगता है कि कल कोई भारी काम कर लिया था और आज बदन दर्द है। ऐसे कोई भी सिम्पटम्स आएँ, तो हमारे को उम्मीद ये करनी चाहिए कि कोविड ना हो, मगर हमें शक पूरा रखना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। और कोविड से लड़ने की हमारी सबसे सही प्रक्रिया, सबसे अच्छी लड़ाई हमारी कोविड से यही होगी कि हम पहले दिन से अपना इलाज सही करें और पहले दिन से हम शक पूरा करके चले कि ये कोविड हो सकता है। अगर आप जो है वो ये शक करके चलेंगे कि कोविड हो सकता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे। आप अलग एक कमरे के अंदर हो जाएँगे और उस कमरे के अंदर कोई नहीं है। आप मास्क लगाने लगेंगे, आप जो है वो अपना केयर करने लगेंगे, हाथ ज़्यादा धोने लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे कम से कम आपके आस-पास रहने वाले लोग और आपके परिवार के लोग, वो स्वस्थ रहेंगे, उनको जो है कोविड की बीमारी नहीं होगी, और उनको अगर कोविड की बीमारी नहीं होगी, तो वो आपकी देख-रेख कर सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग शुरुआती तौर पे ये सोचते हैं कि ये तो कोविड हो नहीं सकता, ये तो मौसम बदल रहा है, ये तो वायरल है। क्या हुआ था? 1-2 दस्त हो गए थे, उसके बाद मैं ठीक हो गया था। 1-2 हल्का-सा बुखार आ गया था, उसके बाद मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। इस तरह से जब आप ये सोचते हैं, तो कहीं न कहीं लापरवाही हो जाती है। आप अपने आप को अच्छे से आइसोलेट नहीं करते, आप अपना आइसोलेशन सीरियसली नहीं लेते, और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि धीरे-धीरे करके हम देख रहे हैं और हमने देखा है कि एक ही परिवार के कई सदस्य धीरे-धीरे करके इस कोरोना
नामक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और धीरे-धीरे करके जो है वो हर आदमी घर के अंदर बीमार होने लगता है और इससे जो है वो एक बहुत पैनिक की स्थिति हो जाती है। इससे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है घर के अंदर वातावरण और माहौल भय का और डर का हो जाता है, क्योंकि घर में हर व्यक्ति बीमार हो जाता है। कभी किसी की सैचुरेशन कम हो रही है, कभी किसी के लिए दवाई पूर्ति नहीं हो रही है, कौन बाहर जाए, कौन खाना बनाए, ये सारी समस्याएँ जो हैं वो हमारे परिवार में, हमारे घर के अंदर आ सकती हैं। तो इन समस्याओं से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्पटम ऐसा लगे जो कि नॉर्मल से हटके है, क्योंकि हम पैंडेमिक के अंदर हैं, हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि ये कोविड का सिम्पटम हो सकता है और अपने आप को आइसोलेट करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है, तो मुझे बिस्तर में लेटना ही चाहिए, मुझे पूरा आराम करना चाहिए और बिल्कुल भी जो है वो मुझे बिस्तर से उठना नहीं चाहिए। तो ये एक मिथ है, कोविड के अंदर हमने देखा है कि वो लोग जो अपने आस-पास का वायरल लोड कम रखते हैं, वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अपने आस-पास का वायरल लोड कम रखने का क्या तरीका है? शुरुआती दिनों के अंदर जब वायरल रेप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हों, तो उस समय में हल्के गर्म पानी के गरारे करना, जिसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, बीटाडीन डाल सकते हैं या आप नमक के गरारे करते हैं, इससे आपको बहुत इनिशियल फ़ायदा मिल सकता है और आपके गले के अंदर, थ्रोट के अंदर जो कोरोना के वायरसेज़ हैं, ये संभवतः कि उनकी जो है वो प्रोलिफरेशन, उनका जो रेप्लिकेशन है, वो कम हो, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कम हो और कम वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर आगे जाएँ। तो पहले 2-3 दिन के अंदर जो है ये गरारे करना जो है ये हमारे को काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। दूसरी चीज़, अब तो मेरे को कोरोना हो गया, अब मेरे को हाथ धोने की क्या ज़रूरत है बार-बार या मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है बार-बार। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हमारे को डेफ़िनेटली अगर कोरोना हो जाता है तो उसके बाद भी हमें अपने हाथ रिपीटेडली धोने चाहिए और कम से कम दिन में 1 बार नहाना ज़रूर चाहिए जब भी हमारा बुखार कम हो। अपने कपड़े डेली बदलने चाहिए। जितना हमारा वायरल लोड कम हो सकता है, उतना हमारा वायरल लोड कम हो। हमारे को दिन में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो भी जो है वो 8-10 मिनट के लिए जो है हम अपने बिस्तर के आस-पास ही चल लें, कुछ कदम चलें, जिससे कि हम बिल्कुल सेडेंटरी ना हों और इससे हमारे जो है वो साँस लेने की गति भी बढ़ेगी, इससे हमारे जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो एक ऊर्जा भी आएगी, मांसपेशियों के अंदर भी मूवमेंट रहेगा, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हमारी थोड़ी बढ़ी रहेगी। क्योंकि शुरुआती दिनों के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहे, बड़ी रहे और वायरल लोड हमारे आस-पास जो है वो बहुत कम रहे। इसके साथ-साथ अगर मेरे को कोई शुरुआती सिम्पटम्स हो रहे हैं जिसके अंदर मुझे बुखार आ रहा है, सर्दी-खाँसी हो रही है, तो कई लोग जो है अपने खिड़की दरवाज़े बंद कर लेते हैं, ये सोच के कि हवा से भी ये बीमारी हो सकती है, तो अगर हम खिड़की दरवाज़े खोल के रखेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो और हमारे को जो है ये बीमारी बाहर से लग जाए। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये बीमारी जो है वो एरोसोल के थ्रू जो है वो डिक्लेयर्ड है हमारे देश के अंदर कि ये बीमारी एरोसोल के थ्रू जो है वो फैल रही है। इसका मतलब ये है कि हवा के अंदर काफ़ी दूर तक जो है इसका वायरस जो है वो जीवित रह सकता है और किसी दूसरे आदमी को जो है वो बीमार करने के लिए भी सक्षम रह सकता है। मगर साथ ही अगर हम एक ही कमरे के अंदर जो है वो रिपीटेडली साँस ले रहे हैं, तो उस एक ही कमरे के अंदर जो है हमारा वायरल लोड बहुत बढ़ जाएगा और ऐसे समय के अंदर खिड़की दरवाज़े खोल के रखना और हवा का जो है वो एक्सचेंज होना हमारे घरों के अंदर, हमारे कमरों के अंदर ये बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो वायरस का लोड जो है हमारे कमरे के अंदर, हमारे आस-पास के वातावरण में कम हो जाए और हम रिपीटेडली उन्हीं एक्टिव वायरसेस को जो है वो ब्रीथ ना करें, जिससे कि एक अर्ली रिकवरी हमारी हो सके। इसके साथ-साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं, तो आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, जिससे मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ और आप बीच-बीच में मेरे से जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे को देखना कि जब हम कोविड से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे को जो है वो मास्क तब भी पहन के रखना है। लोग सोचते हैं कि अब मुझे कोविड हो गया, अब मुझे किस चीज़ का डर या मेरे से किसी और को क्या डर? तो ये भी जो है वो एक मिथ है, ये भी एक बात सही नहीं है। हमारे को उसके बाद भी जो है वो मास्क पहनना चाहिए क्योंकि अभी तक जो है वो साइंस ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है कि इस वायरस के कितने म्यूटेशंस हैं, कितने जो है वो रूप बदल-बदल के ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है।
पिछली वेव में ज़रूर ये कहा जाता था कि जिसको एक बार जो है वो ये बीमारी हो जाती है कोरोना की, शायद ज़िंदगी में उसको दोबारा ये बीमारी कभी ना हो। मगर इस बार हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग सामने आए जिनको पिछली बार कोरोना हुआ था, उनको इस बार दोबारा कोरोना हुआ, कुछ को हल्का हुआ, कुछ को काफ़ी ज़्यादा हुआ और ये चीज़ भी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है जब तक इसकी स्टडी नहीं होगी और इसके रिजल्ट्स नहीं आएँगे कि कोरोना दोबारा होने की संभावना क्या है या उसी वायरस से या अलग वायरस से। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इवन आफ्टर या कोरोना के खत्म होने के बावजूद भी। तो क्या मुझे पहला प्रश्न देंगे? So the first question is, if a person comes in contact with a COVID positive patient, how long should he be isolated? After how many days of after how many days will the symptoms of COVID appear if he has got it? And till what period will he be able to infect others? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, जिसके अंदर जो है वो अगर कोई आदमी कोरोना के मरीज़ के संपर्क में आ जाता है, तो उसको कितने दिन अपने आप को अ, आइसोलेट करना चाहिए, कितने दिन अपने आप को अलग कमरे के अंदर जो है वो रखना चाहिए और कब वो उससे बाहर निकल सकता है उस कमरे से और कब वो ये मान सकता है कि उसको कोरोना नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी कोई मरीज़ बीमार हो जाता है और वो अस्पताल के अंदर जाता है, तो डॉक्टर, नर्स, अस्पताल का पूरा स्टाफ आप लोगों की जो है केयर करता है। उनके मन के अंदर भी ये डर होता है कि हम कोरोना के जो है वो मरीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये मौका लेना चाहता हूँ कि उन लोगों की जो है वो सराहना करें हम लोग, जो लोग जो हैं इस समय कोरोना के मरीज़ों की केयर कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर लोग अपने घरवालों को अस्पताल में छोड़ के चले जाते हैं और उनको जो है बाद में तभी लेने आते हैं जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएँ और उनका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव हो जाए या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ अ, अगर कोरोना का मरीज़ है तो उसके साथ ही रहना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बीमार हो जाएँ कि नहीं हो जाएँ। तो दोस्तों अगर आपको जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि मैं तो कोरोना के मरीज़ के संपर्क में आ गया था, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप कोरोना के मरीज़ के संपर्क में आए हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने आप को और अपने आस-पास के लोगों को अब बचाना बहुत ज़रूरी है। अपने आस-पास में अपने परिवार को जो है वो बचाना बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरह उन लोगों को जो है वो कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर आपको जो है वो कोरोना हो रहा है या होने वाला है या हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आएँ तो आपको कोरोना हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे। अगर आप जो है वो 8-10 से मिनट से कम समय में किसी व्यक्ति के साथ एक बंद कमरे के अंदर हैं, तो ये संभव है कि शायद आपको कोरोना नहीं हुआ हो। अगर उस व्यक्ति ने भी जो है डबल मास्क पहन रखा है और आपने भी डबल मास्क पहन रखा है, तो ये संभव है कि आपको शायद कोरोना नहीं हुआ हो। अगर आपने जो है अपने मास्क को अपने हाथों से नहीं टच किया, आप अपने हाथ को अपने मुँह पे नहीं लगाते, तो ये संभव है कि आपको कोरोना नहीं हुआ हो। मगर उसके बावजूद भी आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए क्योंकि आप जो है वो पूरी तरह से जो है, वो ये नहीं जान सकते कि आपको कोरोना हो गया है या नहीं हो गया है। मगर अगर 5 से 7 दिन तक आपको आइसोलेशन के बावजूद भी कोई भी सिम्पटम नहीं आता, जिसमें ना हल्का-सा बुखार, ना गले में थोड़ा बहुत दर्द या खराश या लूज़ मोशन या पसीना आना या स्वाद का या सूंघने की शक्ति का जो है वो कम हो जाना, ऐसे कोई भी सिम्पटम्स आपको नहीं होते, तो मेरा मानना ये है कि 5 से 7 दिन के अंदर आप ये अपने आप को मान सकते हैं कि शायद मेरे को कोरोना का सिम्पटम नहीं हुआ और आप अपनी आइसोलेशन तोड़ के अपने आप को एक अलग कमरे में से निकाल के आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में आ सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी आपको 14 से 18 दिन तक पूरी तरह से अपने आप को ये कॉन्शियस रखना चाहिए कि मैं आइसोलेशन तोड़ के ज़रूर बाहर आया हूँ, मगर अभी भी संभवतः कुछ परसेंट चांस हो सकती है कि मुझे कोविड हो। इसलिए अभी भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, एक-दूसरे से जो है 2-3 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए और आपको जो है वो अगर आपके साथ और कोई कमरे के अंदर है, तो आपको जो है वो डबल मास्क हमेशा लगा के रखना चाहिए।
कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के अंदर बुजुर्ग लोग हों या घर के अंदर बच्चे हों, तो खाना जो है वो एक ही जगह पे, एक ही समय पे ना खाएँ। खाना खाने के लिए जो है वो आप अपना अलग जा सकते हैं, जिससे कि उस दौरान जो संक्रमण निकलते हैं मुँह से मास्क उतारने के बाद, तो वो आपके परिवार को ना हो। इस समय में आपकी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि आप अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित रखें और कम से कम आपके परिवार के लोग जो है कोरोना की चपेट में ना आएँ, अगर आप भी जो है वो संपर्क में आ चुके हैं। दोस्तों एक ऐसे ही मैं आपको केस को डिस्कस करना चाहूँगा, जो एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं, लोगों की मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिव हैं और वो जो है लोगों की मदद करने के लिए जो है वो अक्सर गली-गली जाके लोगों की सहायता कर रहे थे और साथ में शाम के समय कहीं चाय पीने के बाद जो है जब वो घर आए, तो उनको पता चला कि एक व्यक्ति जो उनके साथ उस समय में था, वो अभी-अभी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उसी समय शाम में उन्होंने जो है मुझसे बातचीत करी और हमने उनको ये बोला कि आप जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लो। उन्होंने अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर अपने आप को आइसोलेट कर लिया। उनको ज़रूर उनका बीमारी जो है उनको कोरोना हो गया था और उनको जो है 2-3 दिन के बाद जो है वो बुखार आने लगा। उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी थोड़ी-सी डाउन हुई और हम लोगों ने व्यवस्था करके उनके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था करी घर के अंदर और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और सबसे अच्छी बात ये है कि वो उनके परिवार का कोई भी सदस्य जिसमें उनकी बुजुर्ग माताजी थीं, उनके 2 बच्चे थे घर में, उनकी धर्मपत्नी थी उनके घर में, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ और उनसे मैंने जब भी बात करी, मैंने पूछा, उसके बाद कई महीने तक और अभी भी मेरी उनसे बात होती रहती है, तो मैंने ये देखा कि उनके और उनके परिवार में किसी को कोविड नहीं हुआ। तो ये एक तरीका बहुत सही तरीका है, अगर किसी के संपर्क में आ जाएँ, तो अपने आप को इनिशियली आइसोलेट करें और आइसोलेट करने के बाद वहाँ से लेके चलें कि आपको जो है वो कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। There are rumors that the vaccines could give you blood clots right now. Is it true? हाँ जी, वैक्सीन के बारे में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैक्सीन लगाने से खून के धबके बॉडी में बन जाते हैं या खून की क्लॉटिंग हो जाती है, खून की ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, इस तरह के जो है कुछ संकेत आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे को वैक्सीन के आस-पास का जो पूरा भ्रम है, ये खत्म कर देना चाहिए। ये भ्रम क्या है? हम ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से खून के धबके हो जाते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि कितना परसेंटेज ये हो रहा है। ये अगर हम देखें तो 1% से भी कम है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दिल्ली की सड़क के ऊपर आप जो है वो फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं, तो फुटपाथ पे चलते-चलते भी आपको जो है वो 3% चांस है, 3% चांस है कि आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो क्या हम फुटपाथ पे चलना बंद कर देते हैं? नहीं, हम फुटपाथ पे चलना बंद नहीं करते क्योंकि जो हमें काम करने जाना है वो काम बहुत ज़रूरी है। हम तभी तो रोड के ऊपर चल के जा रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं। तो हम ये ज़रूरी काम करने के लिए जाते हैं और इतना खतरा जो है वो उठाया जाता है। अगर हम वैक्सीन्स के ऊपर बात करें तो ये खतरा इससे जो है वो कम से कम जो है वो 3 गुना से ज़्यादा कम है खतरा है। तो हमारे को वैक्सीन्स का जो है ये खतरा हमें लेना चाहिए और उसके बावजूद भी हमें वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर हम जो है वो कई हज़ार, कई लाख लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि मेजर कॉम्प्लिकेशंस उनके उसमें से जो है 2 या 3 लोगों को जो है वो आ रही है और अगर उन 2-3 लोगों को ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो हमारा मेडिकल समाज पूरी तरह से जो है वो उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और उसकी देख-रेख करने के लिए सक्षम है। तो वैक्सीन के प्रति जो है कोई भी भ्रम ना रखें क्योंकि एकमात्र यही हमारी प्रोटेक्शन है। आज की डेट में एकमात्र यही हमारी जो है वो संभवता है कि कोरोना के वायरस से जो है वो हमारे को जो है वो कोई नुकसान ना हो और इसलिए जो है वो वैक्सीन से हम ना डरें। 2 प्रकार की जो है वो वैक्सीन्स उपलब्ध हैं हिंदुस्तान के अंदर और अब तीसरी वैक्सीन जो स्पुतनिक वैक्सीन है, वो भी उपलब्ध हो गई है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है, वो कोविशील्ड वैक्सीन से काफ़ी मिलती-जुलती है, जो कि एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन है, यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी वैक्सीन है और इंडिया की मदद से जो है ये वैक्सीन बनाई गई है। तो कोविशील्ड वैक्सीन एक ग्रुप अगर हम लेके चलें और एक ग्रुप हम लेके चलें कोवैक्सीन का, तो हमने ज़रूर ये देखा है कि दोनों ग्रुप के अंदर जो है वो कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, मगर कोविशील्ड के अंदर हमने ये देखा है कि कुछ लोग
जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स की बीमारी थी, या उनको ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी थी, या उनको बहुत सीवियर किडनी डिजीज की बीमारी थी, जिसके अंदर उनके बॉडी में पहले से ही ब्लीडिंग और क्लॉटिंग की जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। उनके अंदर खून बनने की और खून को पतला करने की और खून को गाढ़ा करने की शक्ति पूरी तरह से जो है वो काम नहीं कर रही है। ऐसे लोगों में ये देखा गया था कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने की वजह से कुछ प्रतिशत लोगों में, या नॉर्मल सामान्य लोगों से कुछ प्रतिशत ज्यादा खून के धबके बनने की संभावना हो सकती है। तो अगर किसी को जो है वो इस तरह की बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप जो है वो ये चुनाव कर सकते हैं कि आपको जो है वो कोवैक्सीन लेनी चाहिए या कोविशील्ड लेनी चाहिए। तो आपके डॉक्टर उसके बारे में बताएंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की कोई बीमारी रही है पहले, या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड क्लॉटिंग की जो है वो मेजर बीमारी रही है, तो आप कोवैक्सीन ले सकते हैं, जो कि आराम से उपलब्ध है आज के टाइम में। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैक्सीन लगानी जरूर है। आपको जैसे मौका मिले आप वैक्सीन लगाइए। इस चीज से मत डरिए कि जो है वो कहीं पे भीड़ ज्यादा है या कहीं पे कोई और प्रॉब्लम है। आप जब तक अपने आप को मास्क अच्छे से करते हैं, आप अपने जो है वो डबल मास्क लगा के जाते हैं, अच्छा मास्क लगा के आप जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, और अपने हाथ से अपने मुंह को टच नहीं करते, आप जो है वो अपने हाथ को जो है सैनिटाइज करके या हैंड वॉश करके साबुन से, उसके बाद अपने गाड़ी में बैठते हैं, अपने स्कूटर में बैठते हैं, अपने फेस को टच करने से पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं। या मैं कहता हूं कि बिल्कुल अपने हाथ को जो है वो फेस पे टच ही मत करिए। और जब आप घर जाएं, अपने कपड़े धोने में डालिए, अपने हाथ को अच्छे से वॉश करिए, अच्छे से नहाइए, और उसके बाद ही अपने मुंह को आप जो है वो टच करिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये बहुत ही अच्छी संभावना है कि आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। तो इसको आपको जो है वो मैंने जैसे बताया कि हम फुटपाथ पे चलते हैं, अगर कोई जरूरी काम हो तो इतना खतरा उठा के हमारे को जो है ये वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन लगाने से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के अंदर जो है, अधिकतर लोगों के अंदर प्रोटेक्शन आ जाएगी। How long is the waiting period for vaccination after COVID? दोस्तों, कोविड के बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि 3 से 6 महीने तक आपके बॉडी के अंदर जो है वो अच्छे एंटीबॉडीज होते हैं, और ये संभव है कि आपको जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा ना हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अभी एंटीबॉडीज हैं। मगर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो इम्यूनिटी होती है, दो तरह की बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है। एक इमीडिएट इम्यूनिटी, और एक जो है वो हमारी मेमोरी इम्यूनिटी। इमीडिएट इम्यूनिटी जो है हमारे को बीमारी से तुरंत जो है वो बचाती है, और हमारी जो मेमोरी इम्यूनिटी है ये वैक्सीन से जो है वो डेवलप होती है। और ये इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जब रहती है, तो अगर कोई बीमारी हमारे बॉडी में आती है, कई सालों बाद भी आती है, तो हमारी बॉडी जानती है कि इस बीमारी को कैसे प्रस्त करना है, कैसे हराना है, कैसे इससे लड़ाई करनी है। तो आप अपने वैक्सीन्स को जो है वो लगाने का जो सेफ पीरियड है, वो आपको जिस दिन कोरोना हुआ था या आपको पहला सिम्टम था, या तो आप उससे जो है वो 1.5-2 महीने बाद अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसका मेजर करने का यह है कि जब आपका कोरोना सही हो गया और आपका आरटी-पीसीआर का रिपोर्ट नेगेटिव हो गया, यानी आपको कोरोना होने के 18 से 20 दिन बाद, उसके बाद 2 हफ्ते बाद आप कभी भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। और तीसरा इसको समझने का तरीका यह है कि आपको कोरोना होने के बाद आप 3 से 6 महीने तक कभी भी जो है वो कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अधिकतर अगर हम इसको जो है वो मोटा-मोटा समझें, अगर किसी को कोरोना हो चुका है, तो वो जो है वैक्सीन जो है वो लगभग 3 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने के आसपास अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। तो एक मोटे तौर के ऊपर जो है एक ये सही समय रहेगा जिसमें आप जो है अपने आप को वैक्सीनेट कर लेंगे, और आपकी जो है वो प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी, और आपको जो है दोनों तरह की इम्यूनिटी जो है वो मिल जाएँगी, और आप कोरोना से काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। Some elderly people are hesitant to go for vaccination. Some are afraid of possible fever and other issues. हाँ, देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो जवान लोग भी हैं, वो सब अब कई बार वैक्सीनेशन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे सुना गया है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद जो है वो उनको बुखार आ गया।
तो दोस्तों, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार जो है वो बहुत सारे मरीजों का जो है वो इलाज करने का करते समय हम लोगों ने ये जाना कि डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो गया, मगर अधिकतर जो लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई थी, उनको कोरोना नहीं हुआ। अगर आप ये जानेंगे कि हमारे देश में कितने लाख लोगों को जो है वो वैक्सीनेट लग गई थी, उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ लोग जिनको कोरोना हुआ वो बहुत कम था, और कितने लाख लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी थी, उसके अंदर हम देखेंगे कितने लोगों को कोरोना हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कोरोना की वैक्सीनेशन लगाने के बाद कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको कोरोना हुआ और गंभीर रूप से हुआ। तो ऐसे लोग जो हैं वो 1% से भी कम हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई थी, जिनको गंभीर रूप से जो है वो कोरोना हुआ। और अगर हम ये मानेंगे कि कितने लोग ऐसे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगा ली थी, उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे बहुत ही गिने-चुने पूरे देश के अंदर जो है वो 10, 15, 20 ऐसे लोग मिलेंगे जिनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मौत हो गई, और अभी तक मेरी जानकारी में एक भी ऐसा केस नहीं आया जिनको वैक्सीन लगाने के बाद उनकी मौत हो गई और उनको पीछे बैकग्राउंड में कोई बीमारी नहीं थी। मतलब उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम, फेफड़ों की दिक्कत या हार्ट अटैक की दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जिन लोगों के को वैक्सीन लगाने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको या तो शुगर बहुत ज़्यादा थी, या उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, या हार्ट की या किडनी की कोई प्रॉब्लम थी उनको, या लिवर की प्रॉब्लम थी। ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि उनको जब कोरोना हो जाता है, तो उनकी बीमारी थोड़ी गंभीर हो जाती है। मगर मोटे तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाने से बिल्कुल ना घबराएँ। वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आना संभव है। हल्का बुखार आना एक निशानी है कि आपकी बॉडी जो है वो जो वैक्सीन में आपने वैक्सीन लगाई है, उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रही है, और जब आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ाई करेगी और ये लड़ाई जीतेगी, तभी आपके बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी बनेगी। तो आपकी बॉडी को पता होगा कि अगर इस तरह की कोई जो है वो वैक्सीन अगर इस तरह की कोई बीमारी आती है, तो कौन-कौन सी मेरी ताकतें हैं, कौन-कौन से मेरे बॉडी के अंदर शक्तियाँ हैं जो इसको हरा सकती हैं। तो ये जो वैक्सीन है, इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से हमने जो है वो पैथोजन, एक तरीके से हमने इसके अंदर बीमारी आपके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम एक तरह से हल्की बीमारी आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिससे हमें ये पक्का विश्वास है कि आपकी बॉडी जो है इस बीमारी से लड़ भी लेगी और जीत भी लेगी। एक बार लड़ के जब जीत जाएगी, तो आपकी बॉडी को ये पता रहेगा कि इस प्रकार की अगर कोई बीमारी भयंकर रूप में भी आ जाए, तो मैं किस तरह से इसको जो है वो पूरी तरह से पकड़ के बेकार कर दूं और आपकी बॉडी से बाहर निकाल दूं। इसलिए अपने बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप जो है वो वैक्सीन जरूर लगाएं। इससे बिल्कुल ना घबराएं। मैंने आपको बताया, उन लोगों के बारे में सोचिए जो रोज सुबह जो है वो मास्क पहन के अस्पतालों में जा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो कोरोना से बचे हुए हैं। वो सिंपल इसीलिए कि एक अच्छे कोरोना एटिकेट्स उन्होंने डेवलप किए हैं। वो ये जानते हैं कि अगर मुंह पे कपड़ा लगा है, अगर मुंह पे मास्क लगा है, तो किसी भी कारण से उनका हाथ उनके मुंह को, उनकी आंख को, उनके फेस के एरिया को टच नहीं करना चाहिए। और पूरे 12 घंटे का अगर उनका जो है वो ड्यूटी होता है, तो उसके अंदर वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह से गलती से वो अपने हाथ को अपने मुंह पे ना छुएं, और इसी से उनकी प्रोटेक्शन है। तो अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन होगी। अगर वैक्सीनेशन के बाद आपको बुखार आता है, तो आपको हंस के इसको टाल देना चाहिए, ये कह के कि मेरे को बुखार तो जरूर आ रहा है, मगर ये जो है वो वैक्सीनेशन के बाद का बुखार है। अगर उसके बाद आपको 8-10 दिन के बाद अगर आपको बुखार आ रहा है, या हफ्ते के बाद बुखार आ रहा है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए, सोच के कि शायद ये जो है इतने दिन के बाद अगर बुखार आ रहा है, तो ये किसी और बीमारी का बुखार हो सकता है, और पैंडेमिक में कोविड का बुखार भी हो सकता है। क्योंकि वैक्सीन से आपको जो है इम्यूनिटी तो मिलती है, मगर आपको जो इम्यूनिटी मिलने में 2-2.5 हफ्ते लगते हैं, और जब तक 2-2.5 हफ्ते पूरे नहीं होंगे, तब तक आपको अगर बीच में कोई और मेजर बीमारी आ रही है या बुखार आ रहा है, तो ये आपको शक रखना चाहिए कि कोविड का भी हो सकता है। I think this also answers the next question. If I take the vaccine, will I die or not? What is the benefit of vaccine? I think you've answered that with this. I took the first dose of Covishield on 10th April. If it's available, should I take the second dose now?
आपने 10 अप्रैल को अगर जो है वो पहली अपनी वैक्सीन ली है और उसके बाद आपको जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, 1 मिनट में देख लेता हूँ 10 अप्रैल को, हाँ, महीने से तो ऊपर हो गया। तो आप जो है आपको 4 हफ्ते हो चुके हैं। अगर आप जो है वो इसके बारे में जो है वो आपने अगर कोवैक्सीन ली है तो 28 दिन के बाद आप यानी कि 1 महीने बाद अपनी दूसरी खुराक कोवैक्सीन की ले सकते हैं। अगर आपने कोविशील्ड ली है तो हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बोला जाता है कि 8 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बीच में आपको ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और हिंदुस्तान में भी अब ये कह रहे हैं कि 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो 12वाँ हफ्ते के आसपास जो है ये वैक्सीन लगाएँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप कोविशील्ड की लगा रहे हैं। अगर आप कोवैक्सीन की लगाएँ तो आपको जब भी इसका टाइम मिले 28 दिन के बाद आप कोवैक्सीन लगा सकते हैं। What is the role of immunity booster? देखिए, जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ये अलग-अलग प्रकार से जो है वो मार्केटेड किए जा रहे हैं। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी जो चीज़ बढ़ाते हैं, उनकी मात्रा एक पर्टिकुलर मात्रा के अंदर अगर वो हम अपने बॉडी में देते हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, जैसे कि ज़िंक है, जैसे कि विटामिन डी है, जैसे कैल्शियम है, जैसे विटामिन सी है। हमारे बॉडी के अंदर इन चीज़ों की अक्सर देखा गया है कि कमी रहती है। हमारे देश के अंदर खासकर लोगों में कमी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है वो डाइट बहुत कम ली जाती है, खाना बहुत कम लिया जाता है क्योंकि एक्सरसाइज़ बहुत कम की जाती है। जो लोग यहाँ से लेके अगर गुलचक्कर तक भी जाना है, तो वो लोग जो है वो साइकिल से नहीं जाते, वो लोग स्कूटर से जाते हैं या गाड़ियों से जाते हैं। तो स्पेशली शहरों के अंदर ये देखा गया है कि जो है वो एक्सरसाइज कम होने के कारण डाइट भी कम रखते हैं जिससे अपने आप को मेंटेन कर सकें और इतना हम खाना खा ही नहीं पाते जितना हमारे बॉडी को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए ज़रूरी है और जो वैरायटी ऑफ फूड हमारे बॉडी के लिए होना चाहिए। तो ऐसे समय में जो है वो ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ विटामिन्स या कुछ मिनरल जो है हम लोग अपने खाने के साथ-साथ एज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट, दवाई के तौर पे नहीं मगर डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे जो है हम वो लेते रहें। मगर बहुत सारे मार्केट में ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से आ रहे हैं जिसमें उनको इम्यूनिटी बूस्टर लेबल कर दिया जाता है, मगर वो पूरी तरह से जो है उनके अंदर वो मात्राएँ नहीं होती दवाइयों के अंदर जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स होती हैं या जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपको कोई जनरल स्टोर में मिल जाए या आपको कोई मॉल के अंदर मिल जाए या आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उनके अंदर जो है वो दवाइयों की मात्रा इतनी कम होती है कि अगर आप 2 या 3 खुराक खा लें या आप एक्स्ट्रा खुराक खा लें, तो आपको जो है उससे कोई नुकसान ना हो। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शन की वजह से जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों में जो है वो मात्रा कम की गई है। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ले सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मगर अगर आपको बुखार या कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तो आपको मेडिकल में मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर लिखते हैं, वो लेना आपको अच्छा रहेगा क्योंकि उनके अंदर उस मात्रा के अंदर डोज़ेज़ के अंदर जो है, वो दवाई उपलब्ध होती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी का काम होगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो है अब नुकसान की भरपाई का काम होगा, खाली आपको एक हल्का प्रोटेक्शन मिलने के अलावा। दूसरी चीज़ आपने इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में पूछा कि इम्यूनिटी बूस्टर का रोल क्या है हमारे इस बीमारी के इलाज के अंदर। तो दोस्तों, जो कोरोना की बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर के अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर वायरस रेप्लिकेट करता है। यानी कि वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपने बहुत सारे जो है वो प्रोडक्शन करता है, जिससे कि वायरस पूरी बॉडी में फैल जाए। ऐसे समय के अंदर अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी तेज़ होगी, तो वायरस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और अगर वायरस थोड़ा बहुत रेप्लिकेट भी करेगा तो पूरी तरह बॉडी में फैल नहीं पाएगा। तो ऐसे में हमारे को बीमारी बहुत हल्की होके निकल जाएगी, बहुत ही कम सिम्पटम्स के साथ निकल जाएगी और हमारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो शुरुआती दौर के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है और शुरुआती दौर के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना, अपनी इम्यूनिटी को ऊपर रखना, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है।
मगर हमने साथ-साथ कोरोना के मरीजों का इलाज करके ये भी सीखा कि कुछ ऐसा समय हो जाता है जबकि वायरस का रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है और अब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस को खदेड़ के बाहर निकालने के लिए जो लड़ाई लड़ती है, वो इतनी भीषण, इतनी भयंकर हो जाती है कि हमारी बॉडी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसे समय के अंदर हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाए। उस व्यक्ति की इम्यूनिटी को हम कम कर देते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई ना करे। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारे को दोनों तरफ से जो है वो फायदा पहुंचाएगी। शुरुआती दौर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है और इसके बाद के तौर के अंदर हमारे को इम्यूनिटी को कम करना है। इसीलिए ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या अलग-अलग जगहों पे कुछ डॉक्टरों के पर्चे देख लेते हैं और उनको रख लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये दवाई खाने से हम जो है वो ठीक हो जाएँगे। तो दोस्तों ये बहुत ही नुकसान की चीज़ है। क्योंकि कहीं पे आपको जो है वो पहले दिन का इलाज दिया गया है, किसी दवाई में आपको जो है वो 7वें दिन का इलाज दिया गया है। अगर आप 7वें या 8वें दिन का इलाज जो है वो पहले दिन लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ दी गई हों। और अगर आप पहले शुरुआती दौर में आप जो है वो बाद का इलाज ले लेंगे, बाद के दौर में शुरुआती इलाज ले लेंगे, तो भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें इम्यूनिटी कम करनी है, मगर शुरू में तो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई दे रखी है। तो इन दोनों के बारे में जो है वो हमारे को जानकारी जब तक ना हो, तो हमारे को ऐसे किसी और मरीज का पर्चा लेके नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी-कभी हमारे को नुकसान ज़्यादा दे सकता है। How can we differentiate between tuberculosis and COVID? Chest pain is common in both diseases. 4 years back, one of my friends suffered from TB. Please differentiate between these, sir. How can we recognize this is COVID or TB? देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका कि टीबी और कोविड के अंदर से हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों टीबी और कोविड की जो है वो कई कोरिलेशंस हुई हैं, जिसके अंदर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जिन लोगों को टीबी हो चुका है या जिन लोगों को टीबी की दवाइयाँ चल रही हैं, उन लोगों के अंदर कोविड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भयानक रूप नहीं ले रहा और हल्के में उनकी बीमारी सही हो रही है। तो ये भी माना गया कि क्योंकि हिंदुस्तान में बीसीजी की वैक्सीन लगी है और हमने ये पढ़ा था कि बीसीजी की वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस की भी इफ़ेक्ट को थोड़ा कम करती है। हमने ये भी देखा है कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम टीबी में देते हैं, जिनका हो सकता है कि थोड़ा बहुत एंटीवायरल इफ़ेक्ट भी हो और उनको जो है वो कोविड से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है। मगर टीबी और कोरोना वायरस 2 बिल्कुल अलग-अलग बीमारियाँ हैं। टीबी की जो बीमारी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रही है, कोरोना की जो बीमारी है वो वायरल इन्फेक्शन से हो रही है। टीबी की जो बीमारी है उसके अंदर व्यक्ति जो है वो ये बताएगा कि उसको 2, 3, 4, 5, 6, 8 महीने से जो है वो हल्का बुखार रहता है, हल्की खाँसी रहती है, बलगम बहुत आती है। जो कोरोना का मरीज़ है वो आपको ये बताएगा कि 2 दिन से 3 दिन से बुखार है और उसको जो है स्वाद में, सूंघने की शक्ति में कमी हो गई है या उसका बुखार बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और गला उसका सूखा रहता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो पानी जो है वो ज़्यादा पिए। जो हम एक्स-रे के अंदर देख रहे हैं टीबी और एक्स-रे के अंदर देख रहे हैं हम कोविड, उसके अंदर भी जब हम टीबी देखते हैं तो टीबी के अंदर अधिकतर एक्स-रे के अंदर एक जगह के ऊपर ज़्यादा बीमारी होती है या एक जगह में नीचे और दूसरे फेफड़े के अंदर ऊपर, ऐसे जो है वो ज़्यादा बीमारी होती है। मगर कोरोना के अंदर हम देखते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक धब्बे जो है वो लंग्स के अंदर हो जाते हैं और पूरे लंग्स के अंदर जो है वो कोरोना की बीमारी फैल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है सीटी स्कैन। अगर हम सीटी स्कैन करके देखते हैं तो टीबी के मरीज के अंदर हमारे को लोकलाइज़ एरिया दिखता है, कैविटीज़ दिखती हैं उसके अंदर, साथ में लिम्फेडेनोपैथी दिखती है, लिम्फ नोड दिखते हैं। जिसने ये प्रश्न पूछा है ज़रूर वो डॉक्टर से होंगे, तो इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि आपको लिम्फेडेनोपैथी दिखेगी, जबकि कोरोना के पेशेंट के अंदर अगर हम सीटी स्कैन देखते हैं तो हमारे को अधिकतर लिम्फेडेनोपैथी नहीं दिखती है और हमारे को ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस सीटी स्कैन के अंदर दिखती है और बाद में आप स्पुटम का टेस्ट कर सकते हैं, आप जो है वो आरटी-पीसीआर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ़र्क हैं जिसमें आप टीबी और कोरोना को अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं और उनका अलग-अलग इलाज है और इसका फ़र्क समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको थायराइड है क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं?
जिनको थायराइड है, हाँ जी, वो वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं। जिन लोगों को भी थायराइड है, उनको वैक्सीन जो है वो अवश्य लेना चाहिए। कोई भी ऐसी बीमारी जो है वो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बीमारी है या आपकी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली सलाह ले सकते हैं, जिसमें आपकी कुछ जाँचें करके डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि पर्टिकुलरली आपके लिए वैक्सीन लेना सेफ है कि नहीं है। अधिकतर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको जो है वो 1 लाख व्यक्ति पूछेंगे कि क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए, तो वो 1 लाख में लगभग 1 लाख व्यक्ति को आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ, आपके लिए वैक्सीन लेना सेफ है। या कुछ लोगों को आपको जो ये कहना पड़ेगा कि कुछ समय रुक के, कुछ दवाइयाँ लेके उसके बाद आप वैक्सीन लीजिए। तो वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। In my locality, 2 people died the next day after taking vaccine. What can be the reason behind this? देखिए हम ये जानते हैं कि वैक्सीन से कोई भी जो है वो हमारे को भ्रम नहीं रखना चाहिए और हमारे को समाज में इसका डर या इसका भय नहीं रखना चाहिए। हमने कोई भी कारण जो है वो आज तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वैक्सीन लिया और अगले दिन जो है उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें हमने पहले भी ऐसे कई बार सुना था कि किसी 2 लोग की मृत्यु हो गई। 2010 में भी, 2011 में भी, बहुत साल पहले भी ये सुना था कि लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। तो इसके कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे कि अगर बंद कमरे के अंदर जो है सिगड़ी लगाई हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइज़निंग हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग हो सकती है। अगर मान लो कि कोई उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी खाने की चीज़ से जो उन लोगों ने खाई थी, तो ऐसा हो सकता है। या मान लीजिए कि कोई पॉइज़निंग हो गई है उनको, तो उससे हो सकता है। या किसी कारणवश जो है वो उनको जो है वो दोनों को कोई रिएक्शन हुआ हो या कोई और चीज़ हुई हो। मगर ये बिल्कुल ही असंभव है सोचना कि जो है किसी 2 व्यक्ति ने वैक्सीन लगाई और इकट्ठे घर पे आए और अचानक दोनों की मृत्यु हो गई। तो फिर अगर एक वैक्सीन की खुराक के अंदर 10 लोग हैं, तो क्या वो सारे 10 के 10 लोग मर गए? नहीं। तो सिर्फ़ ये 2 लोग क्यों मरे? तो इसलिए वैक्सीन को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता और वैक्सीन के अगेंस्ट ये सब भ्रम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा संभव नहीं है। और मेरा मानना है कि इसमें कोई ना कोई अगर ऐसा हुआ भी है, तो कोई ना कोई अलग कारण रहेगा, ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं हो सकता। After 11 days, I have slight cough and sometimes fever comes and goes. Fever is 99 or less. Oxygen level is 97. How long will this last? आफ्टर हाउ मेनी डेज़? 11. देखिए हम ये जानते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है, उसके अंदर जो है वो अलग-अलग जो है 3 चरण में आपकी बीमारी जो है वो रहेगी, 3 चरण के अंदर उसकी प्रोग्रेशन रहेगी। सबसे पहला चरण रहेगा वायरल रेप्लिकेशन फ़ेज़। वायरल रेप्लिकेशन फ़ेज़ के अंदर वायरस अपने आप को जो है वो बहुत मजबूती से, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, उसकी अलग-अलग कॉपियाँ बनती हैं और पूरी बॉडी में जो है वो फैलने लगती हैं उसकी कॉपियाँ। ये जो है पहले दिन से लेके 7वें दिन तक, 8वें दिन तक इसके सिम्पटम जो हैं वो लास्ट करते हैं। और हम ये जानते हैं कि वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो करीब-करीब 9 दिन की लाइफ साइकिल रहती है। तो हम ये जानते हैं कि इसका 7वाँ, 8वाँ दिन से आप ले लीजिए और 14वें दिन तक या 17वें दिन तक या 18वें दिन तक जो इसकी लाइफ स्पैन है, उसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रही है इस वायरस के इन्वेजन के। इसके ये हमारे बॉडी में वायरस आ गया है, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आपकी बॉडी अब लड़ाई कर रही है। तब तेज बुखार आना, लंग में निमोनिया का होना, सांस लेने में दिक्कत आना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना, सर दर्द ज्यादा होना, बुखार ज्यादा लगना, तबीयत ज्यादा खराब होना, ये सारी चीजें देखी गई हैं जिसमें आपकी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है वायरस के अगेंस्ट। ये सेकंड फेज होती है। और थर्ड फेज जो हमारे लिए है और अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, वो फेज ऑफ पोस्ट कोविड स्टेट। पोस्ट कोविड स्टेट में हम ये मानते हैं कि 17-18 दिन होने के बाद अब आपके बॉडी में वायरस खत्म हो गया है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम भी जो है वो लड़ाई झगड़ा करने में से अब खत्म हो गया है और अब आपकी बॉडी जो है एक पोस्ट कोविड स्टेट में आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो धीरे 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 आपके लंग्स की जो है वो रिकवरी होने लगती है। आपको अगर और कोई डायबिटीज या साथ में आपको और कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होना इस दौरान हो गया था, तो वो आपका जो है अब रेगुलेट होना लगता है। तो वो कहीं पे भी जो है
है वो आपको 18 दिन के बाद से लेके 3 महीने तक जो है वो फेज चलेगा, जिसके अंदर धीरे-धीरे आपके बॉडी की रिकवरी हो जाएगी। तो आप अगर ये देख के चलेंगे कि आपका पहला फेज कितना ज़्यादा रहा था, जिसमें कितना अग्रेसिव आपके बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शंस आए थे, सेकंड फेज के अंदर कितना अग्रेसिव आपके रिएक्शंस आए थे, और थर्ड फेज के अंदर आपके कितना जल्दी जो है वो प्रोग्रेस हो जाएगा। तो एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि अगर आपकी बीमारी लगभग पहले फेज में, दूसरे फेज में सिंपल तरीके से कुछ हल्की-फुल्की दवाइयाँ लेके जो है, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ योगा करके, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, कुछ दवाइयाँ लेके आपकी बीमारी जो है वो खत्म हो गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम जो है वो 20-25 दिन से लेके 1 महीना तक आपकी बीमारी को लग सकता है। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर होके निकली है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके निकली है, शुरू में भी, बीच में भी, बहुत जल्दी-जल्दी आपका बुखार एकदम से ज़्यादा होता रहा, आपकी तबीयत सडनली डाउन होती रही जब तक आपको अस्पताल में एडमिट ना किया गया, या आपको बहुत हाई ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी थी, या आपको बाईपैप की मशीन या वेंटिलेटर की मशीन, या आपको बड़े इंजेक्शंस देने लगे थे, जिसके बाद आपकी तबीयत सही हुई है, तो हम ये मान सकते हैं कि अधिकतर रिकवरी आपकी जो है वो पहले 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जिसमें 15 दिन के अंदर आपको हॉस्पिटल से जाने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है वो घर के अंदर आ सकती है, और उसके बाद 15 और दिन के अंदर इतनी रिकवरी आ जाएगी कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी का मतलब क्या है कि आपको अब ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दिन भर अपना। आपको फिर भी हो सकता है आपका डॉक्टर सलाह दे कि रात को या कुछ घंटे के लिए अभी भी आप ऑक्सीजन लगा के रखो, घर के अंदर ऑक्सीजन लगा के रखो, या आपको अब कुछ दवाइयाँ फिर भी डॉक्टर जो है आपको कमज़ोरी खत्म होने के लिए जो है वो देता रहे। मगर 15 दिन से लेके और 30वें दिन तक जो है वो आपकी जो है वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और 1 महीने के बाद से अधिकतर 100 में से 99.99% लोगों को जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और कुछ ऐसे परसेंटेज लोग होंगे जिनको आने वाले अगले 2 और महीने जो है वो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, जिसका वो आराम से इलाज ले सकते हैं और वो स्वस्थ और ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, So do we have any other question? Yes, 1 minute. Can everyone please mute themselves? प्लीज आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिससे कि हम प्रश्न देख सकें और उनका जवाब दे सकें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। जो मेरे साथ जो है वो मेरे डॉक्टर संबंधी दोस्त हैं, मित्र हैं, अगर उनको लगता है कि कोई और चीज के बारे में उनको जानकारी देनी है, क्या हो सकता है कोई चीज मेरे से छूट गई हो या कमी रह गई हो, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको मौका देंगे उसको क्लियर करने का। मैं कोई कोरोना विशेषज्ञ नहीं हूं, मगर मैं ये बहुत सारे लोगों का इलाज करने के बाद ये जानकारी और इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने के बाद जो है वो ये जानकारी प्राप्त की है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में किस तरह से हम जो है वो इसको फैला सकें, पहुंचा सकें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे समाज में आज भी बड़े शहरों के अंदर जो है वो बहुत ऐसे जगहें हैं जहाँ के अंदर कोविड कंट्रोल हो गया है, मगर हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ के अंदर कोरोना अभी भी जो है वो धीरे-धीरे तेजी से जो है वो अपने पांव पसारता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की कमी होने की संभावना हो सकती है। पूरी कोशिश ये है कि वहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की कमी ना हो, मगर फिर भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे गाँव के अंदर जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और सर्विसेज़ ऑलरेडी कम हैं, ऐसी जगहों के अंदर जो है वो मेडिकल सुविधाएँ जो है वो पहुँचाई जाएँ, और उन लोगों की मदद की जाए जिन लोगों को डॉक्टर की सुविधा नहीं है। After recovery from COVID, I'm getting pain in my left chest. What should I do? My ECG is normal. देखिए, ऐसा संभव है कि कोविड की रिकवरी के बाद आपको जो है वो छाती में उल्टे साइड में या सीधे साइड में जो है छाती में दर्द हो सकता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप ऐसी एज ग्रुप में
फॉल करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम होने की, दिल की समस्या होने की संभावना है, जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, या आपको जो है वो हार्ट की पहले समस्या थी, या आपके माता-पिता किसी को बहुत ही कम उम्र के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, या आप जो है वो सिगरेट का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ये देखा गया है कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए है, तो आपको ईसीजी करा के ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, या उल्टे हाथ में अगर छाती में दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट से संबंधित तो नहीं है। इसके बाद दूसरा एक इसमें कारण ये भी हो सकता है कि हम जानते हैं कि कोविड के दौरान जो है आपको निमोनिया होने की संभावना रहती है, और उस निमोनिया के साथ-साथ जो है वो हल्का पानी जो है वो फेफड़ों में कई बार जो है वो आ जाता है, लीक हो जाता है, और उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। अगर ये उल्टे साइड में होगा तो उल्टे साइड का दर्द हो सकता है, और सीधे साइड में होगा तो सीधे साइड का दर्द हो सकता है। अधिकतर ये दर्द जो है वो छाती में काफ़ी नीचे की तरफ होता है, और अगर आप लंबी साँस लें, या आप जोर से खाँसें, या उबासी लें, या आप तेज़-तेज़ बात करें, तो ऐसे समय में ये एक बहुत ही बिजली की तरह बहुत ही तेज़ दर्द जो है ये हो जाता है, और ये दर्द जो है हमारे को महसूस हो सकता है। बहुत तेज़ दर्द, स्टैबिंग पेन या करंट वाला पेन जो है वो हो सकता है, अचानक से बिजली के करंट जैसा, तो इसको प्लूरेटिक पेन कहते हैं, ये भी संभव हो सकता है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, पेरिकार्डियल पेन भी जो है वो इस समय में पोस्ट कोविड डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर जो है ईसीजी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आते, मगर दिल के बाहर की जो झिल्ली होती है, उसमें हल्का पानी जमा हो जाता है, और अधिकतर कुछ दवाइयाँ लेने से वो पेरिकार्डियल पेन भी जो है, वो सही हो जाता है, और उम्मीद है कि वो लंबे समय तक हमारे को तकलीफ नहीं देगा। और आखिरी जो सबसे आवश्यक है, जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा संभव है, और जो अधिकतर लोगों को होता है, वो गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, गैस का पेन होता है, या एसिडिटी का पेन होता है। क्योंकि हमने इतनी दवाइयाँ जो हैं वो खाई हैं कोविड के दौरान, हम काढ़ा भी पी रहे हैं, हम दवाई भी खा रहे हैं, हम हल्दी वाला दूध भी पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पेट की एसिडिटी को बढ़ाती हैं, और हमारे को अगर हल्की भी रिफ्लक्स की डिज़ीज़ है, या हमारे को हल्की भी जो है वो उबकाई आने की बीमारी है, जिसके अंदर जो है हमारे को छाती में कभी जलन होती है, तो ऐसे टाइम के अंदर जो है वो ये ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस का पेन होता है। आपने हो सकता है कि अपने कोविड के दौरान स्टेरॉइड्स भी लिए हों, आपने ऐसी कोई दवाइयाँ ली हों जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नोन टू है कि पेट के अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और गैस्ट्रिक पेन भी हो जाता है। तो अधिकतर ये संभव है कि आपको जो है वो ये गैस्ट्रिक पेन हो, और आप अपने अगर आपका ईसीजी सही है, तो आप इसका थोड़ा जाँच करके आप इसका पूरा इलाज ले सकते हैं, और ये पूरी तरह से जो है वो सही हो जाएगा। Which one is more effective, Covaxin or Covishield? In regard to this, there are two more questions. Should I wait for No, you Sputnik can ask. vaccine? And if I have finished COVID, if I have got COVID, then which vaccine is better? ये देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी-सी इसमें कहानी के साथ जो है वो एक छोटी-सी सलाह देना चाहूँगा कि अगर मेरे को जो है वो मान लीजिए यहाँ से मुझे जो है वो रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है वो कैसे जाऊँ? टैक्सी से जाऊँ, बस से जाऊँ, स्कूटर से जाऊँ, रिक्शा से जाऊँ, इसका महत्व नहीं है, मगर मैं रेलवे स्टेशन टाइम से पहुँच जाऊँ, अपनी ट्रेन पकड़ लूँ, इस चीज़ का महत्व है। तो दोस्तों, आप वैक्सीन कौन-सी लगा रहे हैं, आज की डेट में इसका महत्व नहीं है। आप वैक्सीन लगा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अपने मन से सारे वहम निकालिए। आपने जितनी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, ये बहुत ही माइनर पॉइंट्स को हाइलाइट कर दिया जाता है, और माइनर पॉइंट्स को जब भी हाइलाइट किया जाता है, तो जिन लोगों के इसके अंदर पूरा अध्ययन नहीं है, उनके मन में ये वहम या कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप जो है वो बिल्कुल भी इन वहमों में ना पड़ें, और आपको जो है वो जो वैक्सीन की उपलब्धि हो पहले मौके पे उसको लगाइए, क्योंकि चाहे आपने कोविशील्ड लगाई है, चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई है, और मैं देख रहा हूँ अब बहुत सारे प्रश्न जो है वो स्पुतनिक के बारे में, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र के बारे में आ रहे हैं, या मडोना के बारे में आ रहे हैं। तो आपने कोई भी अगर जो है वो वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है, तो उस वैक्सीन को लगाइए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वैक्सीन किसी भी तरह से अगर आपकी बॉडी में जाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट जो है वो एक अच्छी इम्यूनिटी बन जाएगी, और आप जो है वो कोरोना की बीमारी के बहुत ही भीषण
रूप से, बहुत ही अग्रेसिव रूप से बच जाएँगे, तो आप वैक्सीन्स के बारे में बिल्कुल वहम ना रखिए। पहली जो वैक्सीन मिले आपको वो लगा लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। My parents took the vaccine on 4th April. Now there's no information regarding second dose in our village. And someone said, I took the first dose on 3rd April. How many days for the second dose? Both देखिए, are अगर आपने वैक्सीन लगाई है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 प्रकार की वैक्सीन, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो इंडिया के अंदर उपलब्ध हैं। अगर कोवैक्सीन लगाई है, तो आप 1 महीने बाद लगा सकते हैं, या जब उपलब्ध हो जाए आपको कोवैक्सीन लगा लीजिए। उसके लिए एक ऐप है, जो कोविन ऐप है, सरकार की कोविन ऐप। आप कहीं से भी, पूरे देश में से कहीं से भी उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, और आप अपने डिटेल्स उसमें डालिए, और डिटेल्स डालने के बाद आपको जो सेंटर सूटेड लगता है, जो समय सूटेड मिलता है उसमें आप बुक कर लीजिए। अधिकतर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आप कोविन ऐप पे बुक करके जो मरीज़ वहाँ पे जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने, जो लोग जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वैक्सीनेट किया जा रहा है और उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो किसी को कॉल करके जानकारी प्राप्त करना कि वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं है, आज मैं आ जाऊँ, कल मैं आ जाऊँ, उसकी जगह अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप कोविन ऐप में जाइए, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। जो समय आपको वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, उस समय में आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। अगर आपको 2 दिन, 4 दिन का कोई समय नहीं मिल रहा, या आपको जो है वो कुछ समय मिल रहा है, मान लीजिए 1 महीने बाद, तो आप उसको बुक करिए। उस समय को बुक करिए कि आपको तब वो समय मिल जाए, तो आपको तब वैक्सीन लग जाएगी। तो आप ये चिंता ना करें कि आपके 28 दिन हो गए हैं और वैक्सीन नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, जो लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, या बीच में किसी को कोरोना हो गया है, उन लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो 2-3 महीने बाद की, 3 महीने से 4 महीने के भीतर वो अपना वैक्सीन का जो है वो शेड्यूल बुक करें, और जहाँ पे भी उपलब्ध हो वो वैक्सीन लगाएँ। आपके आस-पास कोई भी ऐसी अप्रोचेबल जगह हो, तो आप वैक्सीन लगाएँ। जैसे कि अगर कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है और वो कह रहा है कि मेरे को जो है वो रजौरी गार्डन के अंदर जो है वो वैक्सीन मिल रही है, तो क्या मैं वहाँ जाके लगा लूँ? जी हाँ, अगर आपको रजौरी गार्डन में वैक्सीन मिल रही है, तो बिल्कुल वहाँ जाके लगा लीजिए। आपको 1 दिन का समय देना पड़ेगा, थोड़ा-सा ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके थोड़ी देर लाइन में ही लगना पड़ेगा, मगर उससे जो आपकी प्रोटेक्शन है, उससे जो आपकी सेफ्टी है, वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, वैक्सीन के बारे में मैंने देखा था, अभी एक प्रश्न और आया था, जो कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं इसको यहीं पे टच करना चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको पहले 12 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन लग जाती है, तो बहुत ही अच्छा है, उनको वैक्सीनेशन लगा लेनी चाहिए। और अब जो है, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ आ रही हैं, वो ये भी कह रही हैं कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको वैक्सीनेशन जो है, वो अपने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जब भी संभव हो, उनको वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए, खाली टर्म के पास नहीं लगाना चाहिए। अगर बिल्कुल डिलीवरी से आस-पास का समय है, तो वहाँ पे वैक्सीन लगाना शायद अभी तक उसकी सेफ्टी नहीं देखी गई है। ये देखा गया है कि जिन महिलाओं ने वैक्सीन लगाया, उनको कोविड होने की संभावना कम रही है। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, या बच्चा गर्भवती एक गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है, जिसके अंदर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, और कम रहने की वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना ही पड़ेगा अपनी डिलीवरी कराने के लिए, लोगों के संपर्क में आना ही पड़ेगा, तो आपको उस समय कोविड होने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले ही वैक्सीनेशन लगा लीजिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन लगाना आपके लिए बहुत सेफ है। और इसमें एक चीज़ ये भी जो है वो अभी रिसेंटली आई है, कि अगर आपने जो है ये वैक्सीन लगाई है, तो आपके बच्चे के अंदर भी इम्यूनिटी रहेगी, आपका बच्चा भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक स्पेशल चीज़ है कि उनको वैक्सीनेशन ज़रूर लगानी चाहिए। सर, मेरी मम्मी का एम्स में 2 डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट चल रहा है। वन इज पल्मोनरी ओपीडी, सेकंड इज न्यूरोलॉजी ओपीडी। तो क्या मम्मी को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, अगर उनका जो है वो एम्स में 2 ओपीडी के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, पल्मोनरी ओपीडी और न्यूरोलॉजी ओपीडी, तो उसके बावजूद भी उनको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आप अस्पताल जाएँगे, आप जब भी वो घर से बाहर निकलेंगी, तो ये संभव है कि उनको जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, और वो बीमार हो सकती हैं, और अगर वो अस्पताल जाएँगी, तो ये संभव है कि वो घर के अंदर भी इन्फेक्शन लेके आ सकती हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आप जो है वो वैक्सीनेशन लगाइए, अर्लीस्ट वैक्सीनेशन लगाइए। कोविन ऐप के अंदर जाके आप अपनी वैक्सीनेशंस बुक कर लीजिए, और जब भी आपको जो है वो शेड्यूल्ड डोज़ मिले, जहाँ पे भी मिले, उसको तुरंत लगवा लीजिए।
Is it true that in India, new COVID variant is affecting and transmitting through air? And one question is, can COVID be eradicated completely from Earth? देखिए ये दोनों बहुत ही बढ़िया प्रश्न हैं आपके कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि एक अलग वेरिएंट आ गया है। तो दोस्तों हम ये जानते हैं शुरुआत से जब हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के अंदर तो हमने देखा कि इसके बारे में हर जगह जहाँ पे एक अलग वेरिएंट आ जाता है या एक अलग जो है वो कोविड जो है वो अपने आप को म्यूटेट करके एक अलग ढंग से प्रेजेंट करता है, वहां पे हम ये देखते हैं कि उस एरिया के नाम से, उस जगह के नाम से उस वायरस के म्यूटेंट को नाम कर दिया जाता है। जैसे कि हमने जाना कि जो है चाइना के अंदर जो है वो ये वुहान के अंदर जो है वायरस की पहली जानकारी हुई थी तो उसको वुहान वायरस कहा गया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर यूके के अंदर जो है एक अलग वेरिएंट देखा गया तो उसको यूके वेरिएंट कहा गया। इसी तरह से अफ्रीका के अंदर जो एक अलग वेरिएंट देखा गया तो उसको अफ्रीका वेरिएंट कहा गया। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूएचओ ने परसों एक जो है वो कॉन्फ्रेंस करी थी। परसों उन्होंने ये कहा था कि जो है वो इंडियन वेरिएंट, मगर उसके बाद जो है हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने और इंडिया के मेडिकल डॉक्टर्स ने इस चीज को जो है वो उनको बताया कि जो इंडिया के अंदर जितने भी वेरिएंट्स पाए गए हैं या तो वो पहले वुहान में देखे गए थे या यूके में देखे गए थे या अफ्रीका में देखे गए थे। तो ये मान के चलना कि इंडियन वेरिएंट अलग है उन वेरिएंट से, ये चीज सही नहीं है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स जो अलग अलग जगहों पे पहले देखे गए हैं वो अलग अलग वेरिएंट्स जो है वो पाए गए हैं। दोस्तों मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। जो ये पूरे पिछले कुछ महीनों तक या कुछ साल तक हमने जो एक साल से जो कोविड का इलाज किया है उसके अंदर हमने ये देखा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं। जवान हैं, यंग हैं, वो कोई सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कोई तरह की उनके अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, यहाँ तक माता-पिता को भी कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी नहीं है। ऐसे लोगों में हमने देखा कि जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही ये बीमारी इतना भीषण रूप ले लेती है कि 5वें छठे दिन जो है वो पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है। और कई ऐसे मरीज हैं जिनको हम लोग जो है वो उनको पूरी तरह से हम स्वस्थ नहीं कर पाए या हम जो है वो कोरोना के अगेंस्ट ये लड़ाई हार गए। और ऐसे ये देखा गया कि जिन लोगों को वायरल लोड ज़्यादा था या हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनको कोई एक अग्रेसिव टाइप का म्यूटेशन हुआ था जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। दोस्तों जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे को जो है इसके बारे में एक जानकारी और रखनी चाहिए। वो ये कि वायरस जो है वो एक होस्ट डिपेंडेंट अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। अपना जीवन जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड होके चलाता है। अगर मेरे अंदर वायरस आ गया तो वायरस को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैं ठीक रहूं। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगा तो वायरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं मर गया तो वायरस भी मर जाएगा। तो वायरस कभी ये नहीं चाहता कि वो मेरे को ज्यादा बीमार करे। ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट जो एक्ट करती है वो कई बार हमारे को नुकसान दे जाती है। तो वायरस जो है वो ऐसा हो सकता है कि अपने आप को धीरे 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 म्यूटेट करके इतना हल्का कर ले कि वो हमारे बॉडी में जो है वो जैसे सैकड़ों वायरस के जीनोम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये भी एक जीनोम बन के हमारे बॉडी में रह जाए। और बहुत ही रेयरली जब इसका कोई म्यूटेंट, अग्रेसिव म्यूटेंट सामने आए तो कुछ समय के लिए जो है वो बीमारी आए, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को ये बीमारी हो। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, जब वो लोग जो है वो इस बीमारी से निजात पा लेंगे, वो लोग सही हो जाएँगे या अनफॉर्च्यूनेटली उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा से वो वेरिएंट जो खत्म हो जाएगा। तो अग्रेसिव वेरिएंट कभी भी जो है, जो कि बहुत लड़ाकू वेरिएंट है या जो हमारे को मौत के घाट उतार सकता है, ऐसा वेरिएंट है, ये दुनिया में रह जाएगा हमेशा, ये संभव नहीं है। संभव ये है कि अगर हमारे ये वायरस का वेरिएंट रह भी जाएगा, तो ऐसा वेरिएंट रह जाएगा हमारे जीनोम्स के अंदर जो कि बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है या जो कि बहुत ही हल्का बुखार कर सकता है, मौसमी बुखार कर सकता है या कभी-कभी जो है वो उसका एक आउटबर्स्ट हो सकता है। Next question is, for those who have had both doses of vaccine, is it safe or any chances to get COVID positive? I think this has also been answered. You can get COVID positive, but the disease will be less intense.
The next question is it is said that if third wave comes, children will be affected more. How can we protect our children? What precautions and care should be taken? देखिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि आप ये सुन रहे हैं कि अगर तीसरी वेव आएगी तो उसमें जो है वो बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, ये इस तरह की खबरें चल रही हैं। और इस तरह की खबरें चलने का कारण ये है क्योंकि फर्स्ट वेव में कह रहे थे कि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए, सेकंड वेव में कह रहे हैं कि जवान लोग अफ़ेक्ट हुए, तो ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव में अब कौन बच गया? बच्चे बच गए, तो बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो एक ये इसको जो है क्रोनोलॉजिकल लेके चल रहे हैं, हम पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये जो है चीज़ सही है कि गलत है। ये तो तभी पता चल सकता है जब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ सामने होगा, या थर्ड वेव आएगी या थर्ड वेव नहीं आएगी। ये भी चीज़ कहना जो है वो संभव नहीं है। मगर हाँ, हमें ये पता है कि हमारे को सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई संभावना है जिसमें थर्ड वेव आ जाए, तो हमारे को जो है वो सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अब से लेके कुछ समय और तक हमारे को जो है कोविड एटिकेट्स मेंटेन करने चाहिए। वो बहुत ही साधारण है। हम हमारे को कोविड से प्रोटेक्शन रखना चाहिए। इसके लिए बहुत ही साधारण चीज़ें हैं। अपनी वैक्सीनेशन लगाइए, घर से बाहर जाते टाइम जो है वो सही ढंग का मास्क पहनिए। आप जो है वो मास्क के ऊपर जो है वो पूरा एक सेशन कर सकते हैं जिसमें हम मास्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन-सा मास्क आपके लिए ठीक रहेगा। मगर सही तरीके का जो है वो मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन करें उतना अच्छा है। जितना भीड़-भाड़ की जगहों पे कम जाएँ, एसेंशियल जगहों पे जो है वो आप एसेंशियल काम के लिए बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें, नॉन एसेंशियल वर्क के लिए आप जो है वो बाहर ना जाएँ। और आप जो है वो अपना हैंड वॉश जो है वो खूब करें, हैंड अपने जो है वो साफ रखें। और आप जो है वो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बंद कमरे के अंदर बहुत सारे व्यक्ति बैठ के जो है बिना मास्क के ना रहें। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो अगर कोई थर्ड वेव आनी भी है तो हम उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। जिनको पेसमेकर लगा है, क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? हाँ जी, जिन लोगों को पेसमेकर लगा है वो पूरी तरह से वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है पेसमेकर वाले पेशेंट्स को वैक्सीन लगाने के लिए। We are almost recovered from COVID. We are taking steroids orally 16 mg BD for 7 days. After 7 days, should we reduce the dose? हाँ, आप जो है अगर कोविड से रिकवर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कोविड से पूरी तरह रिकवर होने का मतलब ये है कि आपने अपने जो है वो 18 दिन पूरे कर लिए हों। अगर आपने अपने 18 दिन पूरे नहीं किए, तो ये संभावना है कि अभी आप कोविड से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। तो अगर आप जो है वो अपना 14 दिन आप जो है वो पार कर लेते हैं और आपको अब साँस की कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5-6 दिन से जो है वो कोई बुखार नहीं आया, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 5-6 दिन से 97-98 के आसपास या उससे ऊपर है। आपको जो है अगर ऐसे आपके 5-6 दिन निकल गए हों पिछले 5-6 दिन, तो आप अपनी स्टेरॉइड जो है वो आधी कर दीजिए। 16 की जो है 16 दिन में 2 बार की जगह 16 दिन में 1 बार कर दीजिए। उसके बाद आप जो है वो 8 दिन में 1 बार कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 4 दिन में 1 बार कर दीजिए और बंद कर दीजिए। आपकी रिकवरी को देखते हुए आपके डॉक्टर 7 दिन में कम करने के लिए कह सकते हैं, आपको 5 दिन में कम करने के लिए कह सकते हैं या 3 दिन में कम करने के लिए भी कह सकते हैं। और अगर आपका बहुत ही शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड रहेगा, तो हो सकता है डॉक्टर आपको ये भी कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है कम करने की धीरे-धीरे, बस आज के बाद से दवाई बंद। तो वो भी ठीक है, आपका डॉक्टर पूरी तरह से सक्षम हो सकता है आपको ये बताने के लिए। ये तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। एक, आप स्टेरॉइड को टेपर डाउन करें, ये इसमें मैंने आपको बताया कि क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका टेम्परेचर, आपकी जनरल कंडीशन। अगर ये 5-6 दिन से स्टेबल है, तो आप अपना स्टेरॉइड टेपर डाउन करना शुरू कर सकते हैं। और अगर अचानक बंद करने के लिए आपका डॉक्टर कहता है, तो ये भी चीज़ संभव है, आप ये भी कर सकते हैं। Black fungus affects COVID patients only, or is it dangerous for all? हाँ, मैं यही सोच रहा था कि ब्लैक फंगस के बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं, पूरा सेशन निकल गया। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस के बारे में जो है वो चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, ये ब्लैक फंगस जो है वो क्या चीज़ है? म्यूकोमाइकोसिस ये ब्लैक फंगस है। हमारे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो अभी इसके बारे में सोच-विचार नहीं करना चाहिए और अपने मन में और डर और वहम जो है वो नहीं करना चाहिए।
हम लोग ये जानते हैं, एज अ डॉक्टर भी हम लोग ये जानते हैं, और बहाई धर्म के अंदर भी ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप में बताई गई है कि बीमारी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक बीमारी और एक मानसिक बीमारी। अगर जो है हम मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएंगे तो उसका इलाज जो है वो सिर्फ अच्छा ज्ञान, अच्छी प्रार्थनाएं, ईश्वर का नाम लेना, और इन चीजों से जो है वो संभव है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे जो है इसका भी इलाज हो सकता है। तो अगर हम जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे तो हम कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस के बारे में हम अपने सबसे पहले मिथ्स और कंफ्यूजन्स दूर करते हैं कि ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सब लोगों को हो रहा है देश के अंदर। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को हो रहा है। किन लोगों को हो रहा है? जिन लोगों की डायबिटीज है, जिन लोगों की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि उनको कुछ ऐसी दवाई चल रही है जो कि कैंसर के बाद, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, या डायलिसिस में, या बहुत गंभीर बीमारी में, सिरोसिस ऑफ लिवर, जिनको जो है वो हेपेटाइटिस के इंजेक्शन चल रहे हों, या और कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा हो, तो कुछ ऐसी दवाइयां चलती है जिसपे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या स्टेरॉइड्स वो ले रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहे हो, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एक तो इम्यूनिटी कम होना, दूसरा आपको साथ साथ डायबिटीज होना, तीसरा लंबे समय तक आपको जो है नाक से ऑक्सीजन लगे रहना। नाक से ऑक्सीजन दिक्कत नहीं दे रहा, ऑक्सीजन के अंदर जो ह्यूमिडिफायर से पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी आपके नाक के आसपास का मॉइस्चर जो है वो ज्यादा करके रखता है, आपके नाक के आसपास के एरिया को गीला करके रखता है। अगर जो है वो मान लीजिए ब्रेड को हम गीला करके रखेंगे तो क्या होगा? उसमें फंगस हो जाएगी। तो अगर ये एरिया आपका जो है वो रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, या आप अपने नॉस्ट्रल्स को रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, या ऑक्सीजन के पाइप को रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, या ऑक्सीजन में जो पानी है वो साफ पानी नहीं होगा, तो ये संभव है कि आपको जो है वो ब्लैक फंगस या आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। और ऐसे टाइम के अंदर जो है वो कुछ हल्की-फुल्की एंटी फंगल दवाइयों से ये सही भी हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स या कुछ डालने से सही भी हो जाता है। ब्लैक फंगस जो है वो एक खास टाइप का म्यूकोमाइकोसिस है, जो कि धूल-मिट्टी में ज़्यादा होता है, ज़मीन में जो है ये होता है, और ये भारी फंगस होता है, ये ज़मीन में बैठा हुआ होता है, ये जो है हवा में नहीं घूम रहा होता। मगर जहाँ पे हम चलते हैं, हमारे पैरों से जो है वो मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आती है, या बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी, गाड़ी, रोड, सड़क, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है, तो ये संभव है कि वो धूल-मिट्टी जो है वो हमारे नाक के अंदर जम रही है, बैठी जा रही है, और ब्लैक फंगस के कुछ-कुछ इंग्रीडिएंट्स हमारे नाक में आ जाते हैं, और ये डेली बेसिस में हमारे बॉडी में आते हैं। मगर क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सही है, हम अपनी जो है वो बीमारी को पूरा कंट्रोल करके रखे हुए हैं, और हम अपनी साफ-सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारे को जो है वो ये बीमारी नहीं होती। ये बीमारी हमारे को नहीं होती। मगर जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, जिससे इम्यूनिटी कम है, लंबे समय तक जो है वो नाक के आस-पास जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को ये बीमारी हो जाती है। इसको जल्दी रिकॉग्नाइज़ करना, अर्ली रिकग्निशन, हाई सस्पिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको जो है वो उसके मुँह के एक तरफ में दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दाँत का दर्द हो गया, या बहुत ज़्यादा जो है वो इधर आँख और मुँह के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, साइनस का पेन हो रहा है, हेडेक का पेन हो रहा है, या एक साइड पे जो है उसको मुँह पे स्वेलिंग आ रही है, यहाँ पे सूजन आ रही है, ऐसे लोगों में हम ये शक करते हैं कि उनको ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। उसमें उनका जो है वो कुछ सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन करा के जो है इसकी कुछ बायोप्सी भी ले सकते हैं, इसके लिए जो है इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, इसको लैप्रोस्कोपिक भी देखा जा सकता है, और इसको निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं जिसके अंदर बहुत लेट प्रेजेंटेशन होती है, और उसमें जो है ये फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें कुछ ऑपरेशन करके जो है इसको निकालना पड़ता है। तो ये भी चीज़ जो है वो संभव है। तो इसके लिए हम जो है वो अपने मन को जो है वो मजबूत रखें, अपने बॉडी को जो है वो पूरा ताकतवर रखें, और अगर हमने जो है वो ऑक्सीजन नहीं लगा रहे, हम अपनी साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको जो है ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। I think we've crossed our time, so we will not take an HIV question right now. Pregnant women, yes, they can take vaccine. Next question is, can cancer patients, can patients with hypertension, hyperglycemia, and those who are having their periods, can these people take vaccine? हाँ, देखिए वैक्सीन जो है वो हर
प्रकार के लोग जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए जो है कोई भी मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप जो है वो वैक्सीन शायद ना लगाएँ। तो अगर जो है वो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, जो आपको कभी है या कभी थी या आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने डॉक्टर से जो है उसके संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। मगर मोटे तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अधिकतर अगर 1000 लोग, लाख लोग ये पूछेंगे कि क्या मेरे लिए वैक्सीन लगाना सही है, तो उसका एक ही उत्तर है और उसका एक ही जवाब हमें आगे भी हर व्यक्ति को देना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब जो है वो सक्षम हैं आगे 100-100 लोगों में ये ज्ञान देने के लिए। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वैक्सीन लगाने के लिए पूछता है, तो अधिकतर उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। कोई अगर व्यक्ति बहुत मेजरली बीमार है, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की या ब्लीडिंग की जो है वो पहले शिकायत हो रखी हो, जिसमें उनको लकवा हो रखा हो या किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, मेजर उनको प्रॉब्लम हो रखी हो, ऐसे व्यक्ति जो है अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि उनको कौन-सी वैक्सीन लगानी चाहिए। उसमें भी उनको फ़ायदा हो सकता है या उनको कम नुकसान होने के चांसेस होंगे, तो ऐसा वो डिस्कशन कर सकते हैं। और पूरी तरह से मेजर तौर पे हमारे को हर प्लेटफ़ॉर्म पे यही लोगों को बताना चाहिए कि वैक्सीन ज़रूर लगाएँ, वैक्सीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी बहाना मत बनाइए वैक्सीन ना लगाने के लिए। वैक्सीन लगाने के 100 कारण हैं, वैक्सीन नहीं लगाने का 1 लाख में 1 कारण है। तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। My sister-in-law has a lot of pain in her stomach and she's a COVID patient. What can she do? देखिए, अगर जो है वो पेट में दर्द कोविड के अंदर जो है वो देखा जाता है, बहुत लोगों को जो है वो पेट में दर्द होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं पेट में दर्द होने के। इसमें आपको जो है वो अपने घर में जो पेशेंट को पेट में दर्द है उसको आपको जो है वो ये कारण समझना कि पेट में दर्द क्यों है, अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स-रे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप जो है वो अलग से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे बात करके और आपको आपके साथ चर्चा करके उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ और आपको सलाह कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो है मैं होस्ट से कहूँगा कि चैट बॉक्स के अंदर जो है वो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, जिससे जो है वो संपर्क किया जा सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपको जानकारी लेनी है जो स्पेसिफिक आपके लिए सही है, तो उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। My parents are 70. My dad is hypertension patient. What are the things we can give them to increase their immunity? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। उसके अंदर जो है ज़्यादा त मात्रा में सलाद लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में। जब मैं ज़्यादा मात्रा कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 100 ग्राम खाना खा रहे हो, तो आप उसमें 50 ग्राम सलाद कर लो। नहीं, ज़्यादा मात्रा में अगर आप 100 ग्राम खाना खा रहे हो, तो पहले तो खाने की क्वांटिटी इंक्रीज़ करी जाए। तो 100 ग्राम खाना खा रहे हो तो उसको 150 ग्राम करो। उसमें आप सलाद, उसमें आप फल-फ्रूट, उसमें आप जो है वो न्यूट्रिशनल चीज़ें जो हैं इनको बढ़ाइए, ठीक है ना? और थोड़ा एक्सरसाइज़ को बढ़ाइए। इन चीज़ों को करने के बाद, एक्सरसाइज़ को बढ़ाने के बाद, अपनी न्यूट्रिशन इनटेक को बढ़ाने के बाद, आप जो है वो कुछ आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जा सकते हैं, कुछ आप मेडिकल सप्लीमेंट्स में जा सकते हैं या कुछ आप इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर आपको केमिस्ट में मिल रही है, उसमें जा सकते हैं। जैसे कि बुजुर्ग माता-पिता हैं, तो उनके अंदर जो है ज़िंक है, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की दवाइयाँ बिकासूल ज़ेड की गोली है, ए टू ज़ेड की गोली है, ज़िंकोविट की टैबलेट्स है। इस तरह की आप कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं जो उनके लिए हर प्रकार से फ़ायदा दे सकती है। The first dose is cancelled in Andhra Pradesh. Why is it cancelled? Same person has said, I am eligible for second dose. My wife is not eligible because she has not taken first dose yet. Now that first dose is not available and cancelled, what to do? देखिए डेफ़िनेटली जो है वो वैक्सीन के ऊपर जो है सरकार की नियति जो उनका उनका कानून है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा और इसके अंदर थोड़े-थोड़े बदलाव आते जा रहे हैं। मगर हमारे को जो है वो ये संतुष्टि रखनी चाहिए कि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं और जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, अगर हम जो है ये कहेंगे कि 45 इयर्स से लेके 40 इयर्स के लोग भी जो है वैक्सीन ले सकते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि कई कई लाख लोगों को
वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो सरकार की जो नियम है, कानून है, वो काफ़ी टाइम जो है वो बदले हैं। मगर हमारे को जो है वो पेशेंटली वेट करना चाहिए। जब हमारे को वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, जब भी सरकार इस नियम को खोलेगी कि आप जो है वो एलिजिबल होते हैं, तो आपको वैक्सीनेशन लगाने चाहिए। सबसे बड़ा दुःख किन लोगों को हो रहा है? सबसे बड़ा दुःख उन लोगों को हो रहा है, जो लोग एलिजिबल थे और एलिजिबल होने के बावजूद उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई और बाद में कोरोना की बीमारी हुई और इतनी भयंकर बीमारी हुई उनको, और उन्होंने सोचा कि हमारे को वैक्सीन उपलब्ध थी, सरकार फ़ोन कर के कह रही थी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप वैक्सीन लगा लीजिए, और उन लोगों ने नहीं लगाई। तो आप ऐसी कैटेगरी में मत आइएगा कि आप वैक्सीनेशन ना लगाएँ। जब भी आपको उपलब्ध हो रही है, आप वैक्सीनेशन तुरंत लगवाइए। How long will the vaccine be effective once you put it? हाउ लॉन्ग विल द वैक्सीन बी अफेक्टेड? देखिए, अभी तक की जो खबरें हैं, उसमें हम ये जानते हैं कि वैक्सीन से जो है वो 6 महीने तक तो हमारे को बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। 6 महीने तक इम्यूनिटी मिलने के बाद ये संभव है कि कोई बूस्टर डोज़ लगाने की ज़रूरत पड़े या अगले साल दोबारा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इनके ऊपर अभी भी जो है, जो डॉक्टरी समाज है, उसकी कोई भी गाइडलाइंस कंप्लीटली नहीं आई हैं, तो हमारे को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मगर हाँ, जो पैंडेमिक की स्थिति है, वो ज़रूर टल जाएगी। हमारे को ये देखा गया है कि 6, 8, 10 महीने तक भी उन लोगों के अंदर जो है वो अच्छी इम्यूनिटी रहती है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई है। तो आप जो है वो किसी न किसी तरह से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। आई थिंक कि हम लोग जो है वो अपने समय से आगे जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप लोग जो है वो आए, आपने मुझे जॉइन किया और हम लोगों ने जो है We'll just do a few more questions. somebody is this thing? No, I think it's Just a okay. few. We can do few more questions. हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न और ले सकते हैं जो लोगों ने पूछे हैं, We'll stop मगर any further questions from हाँ? here. We'll stop any further questions. There are 3 or 4 questions left. हाँ जी, तो हम जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों ने जो है वो जॉइन किया, पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो जॉइन किया और मुझे ये आपने मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके और कुछ प्रश्नों का जो है वो जवाब दे सकूँ। मुझे आशा है, मेरी उम्मीद है कि इससे जो है वो कुछ फ़ायदा हो। एक मैं कोशिश हमारी ये है कि समाज के अंदर आप सभी व्यक्ति जो है वो कई 100 व्यक्तियों से, कई हज़ार व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले। लोग जो है वो आधा अधूरी चीज़ जो है वो व्हाट्सएप पे पढ़ के या गूगल पे पढ़ के अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करें। डर और भय को ज्ञान से जो है वो भगाया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो इस डर और भय को जो है वो ख़त्म करें। हमारे जो शंकाएँ हैं, हमारी जो मिथ्स हैं हमारे अंदर, उनको जो है वो दूर भगाएँ और पूरा डट के एक से एक मिलके दोस्तों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम कोरोना से मुक्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पीड़ित हैं कोरोना से, उनकी सही मदद कर सकें, जिससे कि उनकी रिकवरी जल्दी हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। Uh, those who are home isolated and under medication, how do they know when they should be hospitalized? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको जो है वो कोरोना हो गया है और आप घर में आइसोलेटेड हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप देख सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये लगता है कि हम शायद आगे और ज़्यादा घर में रख के आपका इलाज करने में असमर्थ हैं, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि आपको अपना कोई भी चीज़ करने के लिए परिवार का पूरा सहयोग चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ये देखा गया कि परिवार में 2-3 लोग जो हैं वो बीमार होते हैं और पूरी तरह से जो है एक-दूसरे की मदद करने में असमर्थ हैं, फिर भी वो लोग घर के अंदर हैं, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपके घर के अंदर कोई भी आपके व्यक्ति ये है कि हम जो है वो आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं, किसी भी कारण से, तो आपको अस्पताल में होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी ऑक्सीजन की व्यवस्था कंटीन्यूअस नहीं है, कंटीन्यूअस का मतलब ये है आपके पास जो है वो
4 सिलेंडर नहीं है, जो कि 8-8 घंटे चल रहे हों, 10-10 घंटे चल रहे हों। आपके पास ऐसे सिलेंडर हैं जो कि 2 घंटे चलते हैं, या आपको कम-कम लेते हैं आप, जिससे कि वो 6 घंटे चल जाए, और उसके बाद कोई जाएगा उसको भरा के लाएगा, और फिर जो है वो उसको 4-6 घंटे भरा के लाएगा, फिर आप जो है 4-6 घंटे बाद दोबारा ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो अगर आपकी व्यवस्था इस प्रकार की है, तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 90 93 से 90 के बीच में है, 93 से 90 के बीच में अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है और कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपके पास कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसके बावजूद ऑक्सीजन लगाने के बावजूद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम जा रहा है। अगर 90 से कम आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रहा है, किसी भी कारणवश आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई भी है, तो भी आपको जो है अस्पताल में होना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर ने आपको सारी दवाइयां दे दी हैं, उसके बावजूद भी आपको हाई ग्रेड फीवर है, फीवर आपका बढ़ता ही जा रहा है। कल जो है वो 4 दिन तक जो है 99 रहा, फिर 2 दिन आपको जो है 100 रहा, अब आपको जो है 3 दिन से जो है 101 हो रहा है, और आपको अब जो है वो 103 बुखार आ गया है। तो ऐसे समय में आप ये देखेंगे कि बुखार जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। आखिरी स्थिति जो है वो ये है कि अगर आपको जो है वो सांस लेने की दिक्कत में अचानक से बदलाव आ जाए, जैसे कि रात को ठीक थे या सुबह ठीक थे, शाम को जो है अचानक से आपकी ऑक्सीजन जो है वो डिप करने लग गई, सांस में आपकी सांस लेने की गति तेज होने लग गई, घबराहट होने लग गई, खांसी ज्यादा बढ़ गई, बुखार ज्यादा बढ़ गया, और सांस जो है वो 1 मिनट में आप जो है वो 30 से ज्यादा बार सांस ले रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो शांति से बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और अगर आप घड़ी से गिनेंगे, तो आप उसकी छाती को ऐसे फूल के सांस लेते हुए आप देखेंगे कि 18 बार, 14 से 18 बार, 20 बार जो है वो 1 मिनट में सांस लेते हैं। अगर किसी कारणवश जो है कोई व्यक्ति जो बीमार है, उसकी सांस जो है वो 1 मिनट में जो है वो 30 से ज्यादा बार, 32 बार जो है वो सांस ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में मेरी सलाह से होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप जो है वो पकड़ सकते हैं, तो आप जो है तुरंत हॉस्पिटल का रुख करिए। नंबर 1, अगर घर के लोग कहें कि हम आपकी केयर करने के समर्थ नहीं हैं। नंबर 2, अगर आपको ये लगता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आपकी ऑक्सीजन कॉन्संट्रेशन जो है वो 90 से 93 के बीच में है, मगर आपके पास कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। नंबर 3, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की व्यवस्था है, मगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम जा रहा है आपका। नंबर 4, अगर आपकी जो है वो सांस लेने की गति जो है 30 से ज्यादा बार हो रही है, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में होना चाहिए। और नंबर 5, अगर आपका बुखार, आपके सिम्टम स्टेडीली इंक्रीज होते जा रहे हैं, स्टेडीली बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे, दवाइयां लेने के बावजूद भी, तो आपको फिर हॉस्पिटल में होना चाहिए, आपको घर पे नहीं रहना चाहिए। Can you brief regarding safety of vaccine for patients on dialysis? And if a patient has recovered and did not test after 18 days and did test after 18 days and still got a positive report, should that person still isolate? देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से मिलते हैं, कोई आपके कमरे में आता है या आप किसी के कमरे में जाते हैं और उसके बावजूद आप ये देखते हैं कि उसके 3-4 दिन के बाद मान लीजिए उनको बुखार आ जाता है, तो आपके मन में एक गिल्ट रह जाएगा, एक वहम रह जाएगा कि कहीं जो है वो मेरी वजह से ये बीमार तो नहीं हुए। तो इस गिल्ट को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपका जो है वो कोविड का आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया, उसके बाद ही आप बाहर निकले, तो अगर 18 दिन के बाद भी आपका कोविड पॉजिटिव है, तो आप जो है वो 5-7 दिन और वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपना आइसोलेशन तोड़ें, ये मेरी सलाह है। मगर साइंस के तौर पे अगर हम जाने, तो साइंस ये कहता है कि 9 दिन की लाइफ साइकिल है, तो 18 दिन के बाद अगर कुछ आ भी रहा है, तो वो डेड वायरस है। हम ये जानते हैं कि अधिकतर 14 से 15 दिन के बाद जो है वो सिर्फ डेड वायरस जो है वो आता है, और अगर आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में आपकी सीटी वैल्यू जो है 36 से ऊपर है या 35 से ऊपर है, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। तो अगर कहीं पे भी आपकी जो है वो आरटीपीसीआर की वैल्यू 33-34 आ रही है, तो भी ये माना जाएगा कि आप जो है वो ऐसी स्टेज के अंदर है जिसमें आप किसी और को जो है वो बीमार नहीं कर सकते। तो आप अपना आइसोलेशन तब तोड़ सकते हैं।
देखिए, डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, किडनी की बीमारी के जो पेशेंट हैं, उनको जो है वो वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। वो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको कोई कोएगुलेटोपैथी है या उनको ब्लीडिंग क्लॉटिंग की कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये जो है कोवैक्सीन लेनी चाहिए, फिर उनको कोविशील्ड नहीं लेनी चाहिए। मगर सारे डायलिसिस के मरीज़ को भी वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी चाहिए। Recently, a Baha'i friend took first vaccination. Due to this vaccination, she got fever. Within 1 week, she passed away is due to vaccination. I think ये आंसर हो चुका है कि it's not really because देखिए, वैक्सीनेशन से उनकी मृत्यु हो गई, ये कहना किसी भी कारण से संभव नहीं है। हो सकता है कि और कोई कारण से मृत्यु हुई हो। अगर वैक्सीनेशन से मृत्यु होती है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन से ही होती है और वो चीज़ जो है वो पहले ही कुछ घंटे के अंदर जो है वो हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको 30 मिनट तक जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में रोका जाता है। ये संभव है कि वो समय उनका जो है मृत्यु का वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद आ गया, मगर इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर सकते कि वैक्सीन की वजह से ये हुआ हो। और अगर वैक्सीन की वजह से भी ये हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कई हज़ार करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद ये एक ऐसा मात्र केस है जो कि सामने है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग वैक्सीन ना लगाएँ या आप वैक्सीन ना लगाएँ या आपके परिवार के लोग वैक्सीन से डरें, तो आपको फिर भी वैक्सीन लगानी है। फिर भी हर आदमी को समाज में यही बताना है कि वैक्सीन लगाओ, ज़रूर लगाओ और ये बहुत आवश्यक है, वैक्सीन लगाइए। last question, which is more reliable, antigen or RT-PCR? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एंटीजन या आरटी-पीसीआर। तो आरटी-पीसीआर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो कि ज़्यादा रिलायबल है कोरोना वायरस को पकड़ने के लिए। एंटीजन टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपको जो है वो डाउट है कि कोरोना मेरे को हुआ कि नहीं हुआ और आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो इसमें आरटी-पीसीआर कराना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बनस्पत इसके कि आप एंटीजन टेस्ट कराएँ। एंटीजन टेस्ट जो है वो एज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट ठीक है, जिसमें आप समाज के उन लोगों को जिनको कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, मगर आप जो है सबको स्क्रीन कर रहे हैं कि किसी के नाक के अंदर जो है वो वायरस रह तो नहीं गया, ऐसे स्क्रीन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका एंटीजन टेस्ट जो है वो ठीक है। मगर जहाँ पे आप कन्फर्म करना चाहते हैं कि आपको जो बुखार आ रहा है वो कोरोना की वजह से है या नहीं है, ऐसे समय के अंदर आरटी-पीसीआर ही कराना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है फिर कोशिश करेंगे कि एक और सेशन जो है वो हम इसके ऊपर लेके आएँ और करें। अगर कोई आपके प्रश्न हो, तो आपको चैट बॉक्स के अंदर जो है वो बहुत सारे नंबर्स दिए गए, जिनके अंदर आप जो है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने एरिया कोऑर्डिनेटर्स को अपने जो है प्रश्न दे सकते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप जो है वो अपने एलएसए मेंबर्स को जो है कोई भी प्रश्न हो तो वो दे सकते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है वो प्रश्नों का जवाब दूँ। अगर जो है सही लगे, सही समझा जाएगा, तो मैं और आगे जो है वो ऐसे सेशन जो है वो कर सकता हूँ, इस बीमारी के बारे में या और किसी भी बीमारी के बारे में, जिसमें हम जो है वो लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे आने वाले कुछ हफ्ते, जो ये अगला हफ्ता है, इसमें हमारे को पूरी तरह से अपने गाँव में बसने वाले लोगों को सहयोग पहुँचाना चाहिए, उनको सही जानकारी देनी चाहिए, उनके मन के अंदर से डर, भय खत्म करना चाहिए और उनको पूरा हमें सपोर्ट देना चाहिए कि अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, आपको हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे और हम पूरी तरह से सक्षम हैं, आपको हर प्रकार की सहायता पहुँचाने के लिए, चाहे वो टेलीमेडिसिन से हो, हम फ़ोन से बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं और कोई भी ऐसा समय हो तो आपको हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, जिससे आपको जो है इस बीमारी में आपको, आपके गाँव को, आपके कस्बे को इस बीमारी से निकालने में हम जो है वो पूरी तरह आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं और कहीं पे भी आपकी मदद कर सकें, तो आप प्लीज़ हमारे को कॉन्टैक्ट करिए और हम कोशिश करेंगे आपको सही समय पे सही सलाह देने के लिए और कुछ उपचार पहुँचाने के लिए अगर हम पहुँचा सकते हैं तो। तो इसी के साथ दोस्तों, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय मुझे दिया और मुझे इतने शांत और प्रेम से सुना। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अगर हम जो है वो कुछ लोगों का भला कर सके इससे, तो शायद उनके लिए जो है ये एक अच्छी हमारी सर्विस होगी, हमारी एक अच्छी कोशिश होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको हम पहुँचाएँ, जिससे कि उनको इसका बेनिफिट मिल सके।
तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Wonderful Thank you, presentation, sir. really. Thank you for sending me directly your link. Kindly do in the future also. Thank you so Thank much, you, madam. Your face is very, very familiar to me, but your name also. I don't know where I have seen you. Thank you, my Dr. Gautamji. Thank you so much. Wonderful Thank you, presentation. Gautam. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you so एवरीवन। much. गौतम, एक सवाल मेरा पर्सनल पूछना आपसे। थैंक यू जी। पूछ सकती हूँ? आप सभी लोग जो अपना कीमती समय गौतम, और डॉक्टर अय्यर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो और साथ में इनके माता पिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा अच्छा हाँ जी। डॉक्टर हम लोग के लिए आया सामने। Where do you live in India? Delhi? मैं दिल्ली में रहना, आई एम इन दिल्ली। Ah, yes, yes. Thank you, thank you. Thank you, thank you.